ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर अनिमेष मोहन जी का। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने लिया है, पंचकर्म द्वारा जो कमर दर्द होता है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, और आप बताएंगे कि योग के माध्यम से और घरेलू उपचारों के माध्यम से भी हम अपने कमर दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब, और मैं अनुरोध करूंगी अनिल जोशी जी से कि आपका परिचय हम सबको कराएं। अनिल जोशी जी। ओम सभी। डॉक्टर अनिमेष मोहन जी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा हम उनके स्लाइड जो दिखाई जा रही है उसमें देख रहे हैं कि रामेश्वरम आयुर्वेद एंड नेचर क्योर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है उसके आप निदेशक हैं और पंचकर्म विशेषज्ञ है, ये दूसरी टर्म है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अ, उसमें हॉस्पिटल के निदेशक के साथ साथ वो पंचकर्म विशेषज्ञ भी है। धन्वंतरी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बरेली में आप सहायक प्रोफेसर हैं। और जैसा कि हमें इस परिचय में दिखाई दे रहा है कि वो एमडी जो आपने किया उसमें प्रथम स्थान मिला आपको, तो आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ जैसे डॉक्टर्स होते हैं तो कई बारी कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल नॉलेज होती है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया होता। तो डॉक्टर साहब के जो परिचय में जो विशेष बात यह है कि उन्होंने 10,000 से ज्यादा बस्ती, 2,000 से ज्यादा विरेचन, 1,000 से ज्यादा रक्त मोषण और 500 से ज्यादा वमन क्रिया वमन कर्म की प्रक्रियाएं उनके अंतर्गत की गई है, उनकी गाइडेंस में की गई है। और जो स्पेशलिटी का एरिया है उनका वो घुटने का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, गठिया और सोराइसिस शामिल है, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एंकल स्वाइजिंग, स्पॉन्डिलाइटिस, पोस्ट स्ट्रोक प्रबंधन और एव्स्कुलर नेक्रोसिस, ये सब उन बीमारियों के नाम हैं जो जिससे हम परिचय। लेकिन विशेष बात यह है कि घुटने का इलाज और स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज, अगर उनके परिचय से जो बात समझ में आती है, उस क्षेत्र के आप विशेषज्ञ हैं। और आपने इनोवेशन करते हुए एक जानू अवगा घुटने के लिए एक उपकरण भी विकसित किया है, उसके बारे में भी हम जरूर जानना चाहेंगे, जिसके लिए इनको इग्नू से इनाम भी मिला है, इनोवेशन अवार्ड मिला है। और पंचकर्म की प्रथाएं जो कि अब काफी चल गई है, उनको भी कैसे आधुनिक बनाया जा सकता है और ज्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है। तो ऐसे प्रतिभाशाली, अनुभवी और अपने ज्ञान को बांटने वाले डॉक्टर अनिमेष मोहन जी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सब लोग चाहेंगे, जैसा दीप जी ने कहा है, उनको बड़े ध्यान से सुने और नोट करें, और साथ ही साथ यदि संभव है तो हम प्राणायाम भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है डॉक्टर अनिमेष मोहन। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। क्या मेरी आवाज क्लियर है? जी सर। क्या स्क्रीन पे सभी लोग प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं? जी दीप जी, क्या मेरी आवाज पूरी सुनी गई थी? जी जी आप लोगों की अनुमति हो तो मैं चालू करूं? ऑलरेडी हम लोग अभी यस सर, यस। करीब 10-15 मिनट लेट हो डॉक्टर चुके साहब हैं। स्वागत है, हम तो चलिए, आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी को नमस्कार। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो अपने आप में इतना कॉमन है, इतना मतलब हमारे परिवार में, हमारे आसपास में इतना पाया जाता है, और शायद हमको उसका पूरी तरीके से इलाज नहीं पता, उसको पहचानना नहीं पता कि इसको कब पहचाना जाए, कब इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है, कब घरेलू उपचार से वो सही हो सकता है। कि हम कहीं ना कहीं लाइफ में एक गलती कर बैठते हैं, क्योंकि मेडिकल इतना वास्ट सब्जेक्ट है।
पहले मेरी कोशिश थी कि शायद मैं पेन मैनेजमेंट पे आपसे बात करूं, लेकिन पेन मैनेजमेंट के बारे में जब मैंने पढ़ना चालू किया, आपके हिसाब से प्रेजेंटेशन बनाना चालू किया, तो वो इतना वास्ट बन गया कि शायद अगर 7-8 घंटे भी बात किए जाए तो उसमें कम रहेगा। तो आज का विषय को हमने एकदम स्पेसिफिक कर दिया है कि पेन मैनेजमेंट नहीं, कमर का दर्द। कमर यानी कि जो हमारा पीठ के नीचे वाला हिस्सा है, वहां पे अगर किसी को दर्द होता है पीठ के नीचे हिस्से में, तो वो क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, और उसका किस प्रकार से इलाज होना चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आज बेसिकली अगले 45 मिनट या 1 घंटे में हम बात करेंगे कमर दर्द क्या, क्यों और कैसे। कमर दर्द क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे इसको पहचाने। हर कमर दर्द साइटिका नहीं होता। साइटिका अपने आप में एक ऐसा कॉमन टर्म हो गया है कि लोग तुरंत बोलते रहे हम, मेरे को साइटिका हो गया या मेरे को स्लिप डिस्क हो गया। तो क्योंकि उसका इलाज साइटिका का अलग होता है, स्लिप डिस्क का अलग होता है, तो कौन सा कमर दर्द साइटिका है कि नहीं है, आप उसको कैसे पहचाने, अपनी बीमारी को कैसे पहचाने। आयुर्वेद द्वारा, पंचकर्म द्वारा इसका सरल, सफल और सटीक उपचार, 3 बात करेंगे हम। सरल हो, सफल हो और सटीक हो, कि बहुत ज्यादा आपका पैसा ना लगे, बहुत ज्यादा आपके शरीर को तकलीफ ना हो, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और आज के लिए कुछ बोनस पॉइंट रहेगा आपका नेचुरोपैथी के बारे में, घरेलू उपचार के बारे में, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट के बारे विषय में, तो आप लोग क्योंकि एकदम हॉस्पिटल वाला ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते, तो ऐसा क्या घरेलू उपचार है जो आप लोग कर सकते हैं। आप सभी लोग सुबह सुबह उठ के योगा का सत्र ज्वाइन करते हैं। मैं थोड़ी देर पहले से देख रहा था कि आप लोगों का कितना अच्छा योगा चल रहा है। तो उसमें कौन सा योग करना है, कौन सा नहीं करना है, क्या सावधानियां देनी है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से कुछ नेचुरोपैथी की टेक्निक, नेचुरोपैथी मतलब प्राकृतिक चिकित्सा, कि ऐसा कौन कौन सी चिकित्सा है जो हमारे प्रकृति से ही, प्रकृति में जैसे चीजें हमको पानी मिलता है, धूप मिलती है, फास्टिंग रख सकते हैं, योग कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी चिकित्साएं हैं नेचुरोपैथी की जो इसमें कारगर हो सकती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें कमर दर्द क्या होता है। क्या की बात करें कि हमारा कमर मतलब जो पीछे अगर हम बात करें तो रिब्स जहाँ खत्म होती है, रिब्स यानी कि पसलियां, और नीचे का जो कूला, कूले की जो हड्डी होती है, उसके बीच का जो हिस्सा होता है उसको कमर बोलते हैं। तो उस हिस्से में कमर, उस हिस्से में दर्द होना जो है वो कमर दर्द कहलाता है। और ये जरूरी नहीं कि बहुत तेज दर्द हो, ये भी हो सकता है कि एक फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट हो, अनइजीनेस हो, भारीपन हो। तो हिप्स के ऊपर ऐसा अनइजीनेस, अनइजीनेस होना, डिस्कम्फर्ट होना, ये कमर दर्द कहलाता है। ये इंटेंसिटी इसकी थोड़ी से लेके बहुत ज्यादा हो सकती है। ओकेजनल हो सकता है कि बीच बीच में कभी हुआ कि हमने कभी झुक करके काम किया तो हमको होता है, कभी हमने कोई वजन उठा लिया तो होता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो लगातार बना हुआ है, कि हम कितना भी कोशिश कर लें वो कमी नहीं हो रहा है, हमको दवाइयाँ खानी पड़ रही है, तो उसको परसिस्टेंट बोल सकते हैं या फिर ओकेजनल बोल सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार का कमर दर्द होता है। अब एक आपको एपिडेमियोलॉजी की बात करें, क्यों ये विषय वस्तु अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक सर्वे बताता है कि लगभग 60 से 90% लोगों को अपने जीवन काल में कभी ना कभी इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ा है। तो जितने हम लोग बैठे हुए हैं, जितने हम लोग ज्वाइन करे हुए हैं, तो या तो वो अभी तक कभी ना कभी ऐसा फील करे हुए होंगे, या फिर अगले कुछ सालों में आप कभी ना कभी जीवन में इस परिस्थिति से गुजरेंगे। और दूसरा चीज, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लिए किसी को कोई बीमारी हुई, चिकन पॉक्स हुआ, जीवन में एक बार होता है, स्मॉल पॉक्स हुआ एक बार हुआ, उसके बाद में नहीं होता।
इस वाली बीमारी में, इस वाली परिस्थिति में 80 से 90% रिकरेंसी मिलती है। मतलब एक बार अगर ये हो गया तो 80 से 90% चांस है कि ये दोबारा हो सकता है। ये मेडिकल इवेल्युएशन, मतलब कि एक डॉक्टर के पास जाने का पूरे दुनिया भर में अगर हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा कारण कि कमर में दर्द हुआ, स्थिति ऐसी रही कि बाद में डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। और अगर इसके भविष्य की बात करें, हमने तो देखा है कि ये कितना ज्यादा फैला हुआ है। इसके भविष्य की बात करें तो 80 से 90% मरीज महीने भर के अंदर इसमें सही हो जाते हैं। ये जो समस्या रहेगी इसमें 80 से 90% मरीज महीने भर में सही हो जाएंगे। 20% से 30% मरीज लगभग ऐसे रहेंगे जिनका लंबा इलाज चलेगा, आगे तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। और लगभग लगभग 5 से 10% मरीज को जैसे होते हैं जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी, जटिलता आती है। जटिलता छोटी सी हो सकती है कि लगातार दर्द का बना रहना, पैरों में सुन्नपन होना, पैरों में झंझनाहट होना। और जटिलता इतनी बड़ी भी हो सकती है कि एंकल ड्रॉप, मतलब जो हमारी एड़ी है उसका नीचे लटक जाना, चलते वक्त वो एड़ी नीचे लटकी रहेगी। या फिर पैरों के अंदर परमानेंट सुन्नपन होना, यहाँ तक कि लकवा मारने वाली स्थिति भी इसमें हो सकती है। तो अगर हम बात करें कमर दर्द के मुख्य कारण क्या क्या है, तो सबसे पहले आता है मांसपेशियों का खिंचाव। ये बहुत कॉमन है। कुल मिला के हम 4 स्लाइड इसमें देखेंगे। पहली स्लाइड में हम सबसे कॉमन वाला देख रहे हैं। घर में बच्चा पहले तो छोटा था तो हम उसको गोदी लेके खिलाते थे, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी अब वो 10 किलो 12 किलो का हो गया। उसके मन में ये आया कि नहीं, पापा तो पहले गोदी लेके उठाते थे, मेरे को खिलाते थे, तो अब क्यों नहीं उठाते। और पापा की उम्र भी अब 35 के ऊपर होने लगी है। और उन्होंने जब अचानक से बच्चे को गोदी लिया, या फिर इसी प्रकार से हमने जोश में आके कोई भारी सामान अचानक से उठा लिया, तो हमारे मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है। ये एक मेजर कारण होता है, क्योंकि हम जो वजन उठा रहे हैं उसका अल्टीमेटली जो पीछे कमर है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो पीछे ये जो कमर वाला हिस्सा है इसकी मांसपेशियों पे लोड आना है। तो इस पे लोड आता है, इसमें खिंचाव होता है, तो वो एक कारण होता है। आजकल तो वैसे इंडिया की सड़कों की स्थिति काफी सुधर गई है, लेकिन अगर स्थिति रोड की बहुत अच्छी ना हो, आप ऐसी गाड़ी से जा रहे हैं जिसके सॉकर बहुत अच्छे ना हो, तो इस पे लगातार झटका इस कमर पर ही लगता है। लगातार जो झटके होंगे वो सीट से आपकी कमर पे आएंगे। दूसरा एक समस्या क्या है, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है इसमें कुल मिला के 26 हड्डियां, इसके बीच में कुछ गद्दी जैसा, गद्दी नुमा एक आकार का इंटरवर्टिब्रल डिस्क हम लोग बोलते हैं, वो हर हड्डी के बीच में रहता है। इसका कारण क्या है कि अगर हमने पूरी एक हड्डी कर दी तो ये मुड़ने लायक नहीं बचेगी। तो इसके बीच में थोड़ी थोड़ी ये गद्दी लगाई गई कि अगर हम आगे झुकना चाहें तो आगे झुक जाए, पीछे झुकना चाहे तो पीछे झुक जाए, या गोल गोल घूमना चाहे तो घूम सके। इस गद्दी के पीछे से एक छोटा सा जो जगह बच रही है, छेद बच रहा है, वहां से ये नसें निकलती है। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपको एक सिंपल सी बात बताऊं मैं, अगर आपको कई सारी बुक्स रखनी है, एक चट्टा बनाना है, तो जो सबसे मोटी बुक होगी, सबसे मजबूत बुक होगी, उसको आप सबसे नीचे रखोगे, और जो हल्की फुल्की लुचुर पुचुर होने वाली बुक होगी उसको आप ऊपर रखोगे, जिससे वो वेट बैलेंस हो सके। सिमिलरली हमारे वर्टिब्रा के साथ काम होता है। भगवान ने क्या किया, जो सबसे मोटी बुक, जो सबसे मजबूत L5 वर्टिब्रा, उसको सबसे नीचे रखा और मोटा रखा, और बाकी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा छोटी छोटी है उसको ऊपर रखा। अब इसको मजबूत बनाना है तो उसमें सॉफ्ट वाले पार्ट को कम करना पड़ेगा, हार्ड वाले पार्ट को ज्यादा करना पड़ेगा। तो जो हमारा हार्ड वाला पार्ट है, हड्डी, वो बहुत मोटी होती है, मजबूत होती है नीचे की,
और सॉफ्ट वाला पार्ट यानी कि जो गद्दी इंटरवर्टिब्रल डिस्क, उसको पतला किया जाता है, उसको ऐसा किया जाता है कि वो पूरा स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना हो। तो नेचुरली हर किसी के अंदर, हम सभी के अंदर जो नीचे वाली गद्दी होती है वो थोड़ी पतली होती है, जिससे वो ऊपर का लोड सहन कर सके। जैसे मैंने आप सबको बताया कि इन दो गद्दी हड्डियों के बीच में जो गद्दी है, उसके पीछे जो छेद बच रहा है, वहां से हमारी नस निकल रही है। तो क्योंकि गद्दी पतली है, तो ये छेद भी नेचुरली छोटा हो जाता है जहां से नस निकल रही है। वो ऑलरेडी पहले से एक संकरा रास्ता है, तो अगर थोड़ा सा भी उस पे असर पड़ा तो बहुत जल्दी क्या हो सकता है कि ये रास्ता जाम हो जाए, दब जाए और वो नस को दबाने लगे। कमर दर्द की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो सियाटिका वाली कंडीशन होती है उसमें तकलीफ आपको कमर के साथ साथ पैरों में भी मिलती है। ये बेसिकली ऐसा है कि जहां तक नस जाएगी वहां वहां पे आपको तकलीफ मिलेगी। तो अगर कमर में चोट लगे या झटका लगे, वो एक कारण हो सकता है, मुख्य कारण हमारे कमर के दर्द का। इसके साथ साथ सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि शारीरिक सक्रियता की कमी, ये एक मेजर कारण होता है, क्योंकि सारी की सारी चीज यूज एंड डिसयूज वाली है। जो लोग एथलीट हैं, डेली खेल रहे हैं, उनको ऐसी चीजें कम मिलती हैं, क्योंकि वो अपने मसल्स का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं और वो मजबूत हो रही है। लेकिन जो आईटी सेक्टर वाले हैं या ऐसे सेक्टर वाले हैं जहाँ पे लगातार बैठना पड़ता है कंप्यूटर के आगे, तो हम अपने दिमाग का, आंखों का तो भरपूर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी मांसपेशियां हैं कमर की, पैरों की, उसका हम प्रयोग नहीं कर रहे। तो ऐसे लोगों में ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि हमेशा शरीर में दर्द बना रहना, और स्पेशली कमर में दर्द बना रहना, क्योंकि जब वो कुर्सी पे बैठे हैं एक अपाहिज की तरह, वो अपने पैरों का और कमर की मांसपेशियों का प्रयोग नहीं करते। ओबेसिटी एक कारण होता है जिसकी वजह से स्ट्रेन पड़ता है। कई सारे मानसिक कारण भी होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है उसमें केवल दैहिक नहीं, मनोदैहिक स्थिति होती है। अगर हम थोड़ा सा भी परेशान हो जाए तो हमको शरीर में दिक्कत मिलती है, या अगर शरीर में दिक्कत हो तो उसका असर मन पे पड़ता है। तो इसी प्रकार से अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन वाली स्थिति हो, तो उस केस में इस प्रकार के दर्द मिलना भी कॉमन होता है। कई बार मरीजों में होता है, मरीज हमारे पास आता है कि यहाँ पे एकदम भारीपन है गर्दन में, ऊपर से लेकर नीचे तक, पीछे के सर में बहुत भारीपन है, दर्द होता है। आप सब इलाज कराते रहिए, सारी थेरेपी लोकल कर ले, कुछ नहीं आएगा। जितनी जांच करना है कर ले, कुछ नहीं आएगा। लास्ट में क्या निकलेगा कि कोई ऐसी बात है जो उसके मन में इतनी ज्यादा गहरी चोट करी हुई है और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। वो डिप्रेशन वाली स्थिति है जिसका पेन यहाँ होता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। और कुछ कारणों की बात करें तो सूजन या इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो हमारे लिगामेंट्स का, हमारे फैसिट जॉइंट या सैक्रोइलियक जॉइंट का। फैसिट जॉइंट या सैक्रोइलियक जॉइंट क्या होता है? यहाँ पे हमने बात करी कि ये गद्दी और हड्डी के बारे में। पीछे ये जो हमारी वर्टिब्रल बोन है, इसके पीछे स्पाइन नुमा एक आकार का स्पाइनस प्रोसेस निकला रहता है, और ये एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए होते हैं, जैसा कि आप अपने वीडियो में देख पा रहे हैं। तो क्योंकि दो हड्डियों का जोड़ है, तो जहां कहीं भी जोड़ आएगा वहां पर अर्थराइटिस होने की समस्या भी हो सकती है। नीचे अगर हम बात करें तो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे ये सैक्रोइलियक जॉइंट है। सैक्रोइलियक जॉइंट मतलब ये नीचे वाली हड्डी, कूले वाली सैक्रम, हमारे नीचे ये इलियम जो हमारी हड्डी है, ये हमारे सैक्रम जो वर्टिब्रा के नीचे वाला पार्ट है उससे आके जुड़ती है, तो उसमें समस्या हो सकती है।
उसके अलावा जो मैंने आपको बात बताई नस दबने वाली, तो नस दबने की स्थिति किसी भी प्रकार से हो रही हो, जैसे अगर ये गद्दी ये बाहर को निकल आए, पीछे को निकल आए और पीछे की नस को दबाने लगे, जिसको हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं। अगर ये गद्दी, मैंने बताया था वैसे ही नीचे वाली गद्दी थोड़ा सा सॉफ्ट होती है, थोड़ा सी पतली होती है, सॉफ्ट तो है ये। अगर ये, और ऑलरेडी मार्जिन हमारे पास बहुत कम है, अगर ये गद्दी इसके अंदर सूखना चालू हो जाए, डीजनरेशन चालू हो जाए, तो ये दोनों हड्डियां आपस में करीब आएंगी, ये पीछे वाला जो छेद है ये छोटा होने लगेगा, तो इसको डीजनरेटिव डिस्क डिसीज बोलते हैं। बहुत बार क्या होता है, क्योंकि हड्डी और लिगामेंट का जोड़ है, वहां पे गठिया हो जाए तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। सियाटिका वाली कंडीशन, ये नस दबने की वजह से। अगली चीज क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा फिजिक्स वाला मामला है, हड्डी एक के ऊपर एक रखी हुई है और पीछे उससे वो छेद बन रहा है। अगर ये हड्डी आगे पीछे हो जाए, मतलब एक के ऊपर एक हड्डी है कि ऐसे करके आगे ये पीछे हो जाए, इसको हम स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बोलते हैं। कभी बहुत तेज झटका लगा, हम रिक्शे पे जा रहे थे, अचानक से झटका लगा, तो इससे ये हड्डी आगे पीछे हो गई, तो क्योंकि वो छेद जो बन रहा है, वो छेद बन रहा है एक के ऊपर एक हड्डी जुड़ने से, उसके पीछे का जो गोल स्ट्रक्चर है कैनाल जैसा, वो बनने से। तो जब हमारी हड्डी आगे पीछे होगी तो वहां पे स्पेस कम हो जाएगी और जो अंदर से नस निकल रही है कैनाल से, वो दबने लगेगी। ये कैनाल जहां से हमारी नस निकलती है, उसका छोटा होना किसी भी रूप में, उसको स्टेनोसिस बोलते हैं, न्यूरल कैनाल स्टेनोसिस। कई बार क्या होता है, हम सीधे बैठेंगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, और सीधे में भी जो गर्दन का हिस्सा है वहां पे ये अंदर झुकी रहेगी, कमर का हिस्सा है वहां पे नॉर्मली ये अंदर झुकनी चाहिए, क्योंकि एक वेट का बैलेंस करने के लिए। कई बार हमारे गलत पोस्चर की वजह से, प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से, या फिर कई बार दर्द को नजरअंदाज करने की वजह से, ये जो पोस्चर है रीढ़ की हड्डी का सॉरी, ये जो पोस्चर है रीढ़ की हड्डी का, ये जो सीधापन है, ये डिस्टर्ब हो जाना, इसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। ये इधर उधर घूम जाए या फिर ये कूमड़ की तरह बाहर निकल आए। कई सारी महिलाएं जनरली होती हैं कि जिनके गर्दन के इस हिस्से में एक कूमड़ की तरीके से निकला होता है, उसको काइफोसिस बोलते हैं। क्योंकि हड्डी है तो टूट भी सकती है, तो अगर फ्रैक्चर हो जाए कभी भी हमारे रीढ़ की हड्डी में, तो वो एक कारण हो सकता है हमारे दर्द का। और कुछ कारण की बात करें तो जरूरी नहीं है कि फ्रैक्चर वो हड्डी पूरी टूटे, ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर लोड इतना पड़ा कि वो हल्के हल्के कोलैप्स होने लगे, उसका जो हम हाइट बोलते हैं वो कम होने लगे। इसको कंप्रेसिव फ्रैक्चर बोलते हैं, बहुत कॉमन है उन महिलाओं में जिनको मीनोपॉज हो चुका है या फिर जो ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियों की घनत्व की जांच अगर हम ना करवाएं और हमारी हड्डी अगर बहुत कमजोर हो रही है, तो क्योंकि सबसे नीचे वाली हड्डी पे ही पूरा लोड आना है, वो वाली हड्डी में कंप्रेसिव फ्रैक्चर हो जाए तो वहीं से निकलने वाली जो नस है वो दबने लगती है और हमको ये स्थिति मिलने लगती है। नॉर्मली ऐसी वाली कंडीशन जो है वो मेडिसिन से ट्रीटेड नहीं होती, जितना जल्दी आप इसका इलाज चालू करें तो बेहतर रहता है, और ऐसी स्थितियों में ऑपरेशन पे जाना पड़ सकता है। दूसरी कुछ बात करें तो बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी में हो सकते हैं या रीढ़ की हड्डी को खोखला कर सकते हैं। सबसे कॉमन है ऑस्टियोमाइलाइटिस, मतलब हमारी हड्डियों में सूजन होना, और दूसरा है टीबी,
नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या रहता है कि टीबी तो फेफड़ों में होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं। वो एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो हमारे शरीर में कहीं पे भी हो सकता है। वो दिमाग पे असर डाल सकता है तो ब्रेन टीबी उसको बोलते हैं। वो पेट में आंतों में असर डाल सकता है तो आंतों का इंटेस्टाइनल टीबी बोलते हैं। और ऐसे ही वो पीछे जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इस पे भी असर डाल सकता है, और जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे वो इसको खा के खोखला कर दे। ऐसी स्थिति भी आ सकती है। जब ये खोखला हो जाएगा तो इसका प्रेशर ये झेल नहीं पाएगी और पीछे की नस पे इसका असर आना पड़ेगा। तो जिसको इन्फेक्शन की वजह से हम अगर टीबी है तो पॉट्स स्पाइन बोलते हैं, ये एक कारण हो सकता है। किसी को अगर फेफड़ों का टीबी रहा है और अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया गया है तो ये बहुत चांसेस रहते हैं कि उसका टीबी दूसरी जगह फैल सकता है और कमर दर्द का कारण हो सकता है। कुछ बहुत ही अनकॉमन कॉज होते हैं, लेकिन आजकल ये अनकॉमन कॉज भी कॉमन होने लगे हैं तो हमको इस बारे में सोचना भी जरूरी हो जाता है। एक बीमारी होती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। जनरली इसको कई बार जेनेटिक डिसऑर्डर बोला जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, हमने शुरुआत से बात करी, आपको समझाने का प्रयास किया कि ये हड्डी और गद्दी का जो समूह है ये मिलके हमारी रीढ़ का एक स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब हड्डियों के बीच में छोटी छोटी गद्दी होती है और गद्दी का कारण हमने बहुत अच्छे से जाना कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन कर सके, आगे दबाना या पीछे होना इसको मेंटेन कर सके। अगर इस गद्दी का कैल्सिफिकेशन चालू हो जाए, मतलब ये गद्दी भी हार्ड होने लगे और हड्डी बनने लगे, तो ये पूरा का पूरा जुड़ने लगेगा बम्बू, मतलब जो हम बांस देखते हैं उसके समान। तो वो पूरा का पूरा जब जुड़ करके बांस के समान सीधा हो जाए तो इसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं या बैम्बू स्पाइन बोलते हैं। इसमें समस्या ये होती है, इसका डायग्नोसिस अमूमन मुश्किल होता है और मैक्सिमम केस में मिसडायग्नोज किया जाता है इस बीमारी को। मेल्स में ज्यादा होती है। HLA-B27 करके एक इसका जांच है जो हम जीन का कराते हैं, बहुत स्पेसिफिक नहीं है वो। मेनली इसका डायग्नोसिस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और एक्सरे और MRI के बेसिस पे किया जाता है। जितना जल्दी इस बीमारी को पकड़ा जाए, इस बीमारी का वैसे कोई इलाज नहीं है, लेकिन जितना जल्दी इस बीमारी को पकड़ा जाए उतना ही हम इसको रोक सकते हैं। और इस फ्लेक्सिबिलिटी को अगर हम मेंटेन रखें, शरीर कोशिश कर रहा है उस गद्दी को हड्डी बनाने की, हम उसको तोड़ते रहें, वो बॉन्ड बना रहा है हम तोड़ते रहें, तो हम इस पे निजात पा सकते हैं और वो एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल, नॉर्मल जीवन जी सकता है। आजकल कैंसर बहुत चल रहा है, तो कैंसर में ट्यूमर बनता है। वो ट्यूमर बाकी हिस्सों में बनता है, जैसे ब्रेन में ट्यूमर बना या किसी किसी के यूट्रस में ट्यूमर बनता है, किसी के ब्रेस्ट में ट्यूमर बनता है। इसी प्रकार का ट्यूमर हमारे रीढ़ की हड्डी में भी बन सकता है। इसी प्रकार का ट्यूमर हमारे गद्दी में भी बन सकता है। उस गद्दी वाला अनकॉमन होता है, हड्डी में बहुत कॉमन मिलता है, इसको स्पाइनल ट्यूमर बोलते हैं। ये एक कारण हो सकता है। ऐसे एक पैगर्स डिसीज बहुत अनकॉमन है, लेकिन वो भी एक कारण होती है। और ऐसे ही ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड, अभी कोविड वाली सिचुएशन आई, कई लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा जहाँ पे उनको अधिक मात्रा में स्टेरॉइड दिया जाता है। कुछ बीमारियां होती है जैसे अर्थराइटिस। अमूमन अगर वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनकी स्थिति कंट्रोल नहीं हो रही होती है तो अंग्रेजी एलोपैथी में उनको स्टेरॉइड दिए जाते हैं खाने को। और बहुत बार अगर सूजन बहुत ज्यादा है तो जोड़ों के अंदर स्टेरॉइड दिए जाते हैं। जो इस समय की मेडिकल प्रैक्टिस होती जा रही है, हम मरीज को ट्रीट करने की जगह उसको खुश करना चाहते हैं। कि किसी को तकलीफ है, वो ये चाहता है कि एक झटके में, एक खुराक में उसको आराम मिल जाए। तो बहुत सारी मेल प्रैक्टिस ऐसी चल रही है जो कभी कभी पढ़े लिखे डॉक्टरों द्वारा,
और मैक्सिमम केस में जो झूला छाप है, जो आउटर में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके द्वारा, कि थोड़ा सा भी तकलीफ होने पे तुरंत वो छोटी सी गोली, सफेद गोली स्टेरॉइड की दे दी जाती है। तो अगर, और किसी को अगर गठिया की दिक्कत है, वो गोली खाएगा, उसको बड़ा अच्छा लगने लगता है, वो लगातार उसको खाना चालू कर देते हैं। तो इस प्रकार का अगर स्टेरॉइड का ओवर यूज करा जाए तो उस केस में भी ऐसी तकलीफ होने का एक कारण होता है और वो कमर दर्द बना सकता है। अगली हम बात करते हैं, हमने जैसा शुरुआत में भी बात करी कि एक साइटिका। साइटिका बहुत कॉमन टर्म है, लोगों के दिमाग में हमेशा बना रहता है साइटिका हो गया। कोई भी बोले कमर दर्द, अरे नहीं साइटिका हो गया, स्लिप डिस्क हो गया। तो ये चीज आपको क्लियर कर दूं कि हर कमर दर्द साइटिका नहीं होता। हम उसको कैसे पहचाने कि ये साइटिका है, उसके क्या लक्षण होते हैं, या फिर वो एक नॉर्मल दर्द है। क्योंकि अगर साइटिका है तो हमको बचाव ज्यादा करना पड़ता है, और कई बार लक्षण अधिक होने पे इलाज भी तुरंत करना पड़ता है। लेकिन अगर वो नॉर्मल कमर दर्द है तो ऐसी आवश्यकता नहीं होती, वहां पे आप घरेलू उपचार का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मांसपेशी में खिंचाव होना, तनाव होना, ये लोकल कॉज में आता है। नस चढ़ना, नस क्या चढ़ना, जैसे अभी सर्दियों के दिन आएंगे, अभी एक ऋतु संधि आएगी कि वर्षा ऋतु हल्के हल्के कम हो रही है, शरद ऋतु बढ़ रही है, हम एसी का प्रयोग बंद नहीं किए। इन दिनों ग्रीष्म ऋतु खत्म हो चुकी है, वर्षा ऋतु आ चुकी है। तो नॉर्मली जहाँ ग्रीष्म ऋतु में 40-45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया में जाता था, अब वर्षा ऋतु में वो घट करके 25-30 भी कई बार चला जाता है। लेकिन हमारी आदत है रात को एसी चलाने की, 18 डिग्री पे चलाने की, 16 पे चलाने की। फोटो देखी चली गई। हाँ जी, कोई डाउट? तो जैसे हमारी आदत है कि हम एसी चला के सोते हैं, रात को तो ठीक ठाक सोए, तो सुबह सुबह अचानक से हमारी कमर अकड़ गई। कई लोग इसको बोलते हैं कॉमनली चिक चला जाना। तो वो बेसिकली क्या है, ठंडे टेम्परेचर की वजह से मांसपेशी में सिकुड़न हो जाती है, वो तो उसमें तनाव आ जाता है, जिसमें नस चढ़ना या फिर चिक जाना, ये सारी टर्म यूज करे जाते हैं। ये सब लोकल है, इसमें कभी भी पैरों में सुनपन नहीं है, इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि झंझनाहट होने लगे पैरों में। ये केवल और केवल कमर की स्थिति रहेगी। और कमर में और नितंब यानी कि हमारे हिप रीजन में पेन होना, ये भी एक लोकल एक्टिंग होता है। पैरों में दर्द अगर ऐसा हो, मतलब कमर का दर्द है और पैरों में जा रहा है, एड़ी तक या तलवों तक जा रहा है, ठीक है, अचानक से चालू हुआ, या अचानक से कमर दर्द चालू हुआ और पैरों में आने लगा, या फिर बहुत पुराना है कि हल्के हल्के करके पहले तो कमर में होता था, फिर थाइज में चालू हुआ, फिर काफ में चालू हुआ और अब नीचे तक जा रहा है। कई बार सुई चुभने जैसी पीड़ा हो रही है, कि अचानक से ऐसे कोई पीछे सुई चुभा दिया हो, और लगातार या रुक रुक करके ऐसा दर्द हो रहा हो। और ये दर्द जो है वो चलने पर बढ़ता है, सांस रोकने पे बढ़ता है, छींकने पे बढ़ता है, खांसने के दौरान बढ़ता है, या फिर पेशाब या मल त्याग के दौरान भी ये बढ़ता है। पोस्चर पे, कि हम एकदम सीधे बैठे हैं तो हमको तकलीफ नहीं हो रही है, हम आगे को झुके नहीं कि हमको ये दर्द चालू हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये जो हमको दर्द हुआ है इसमें नस इन्वॉल्व है, वो कनेक्शन वाला डिफेक्ट है। तो वो कनेक्शन डिफेक्ट जो है वो हमारा साइटिका में जाए। तो साइटिका बेसिकली क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं, इसमें जरूरी है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक नस है, साइटिका नस, जो हमारे अंगूठे जितनी मोटी होती है, वो पीछे रीढ़ की हड्डियों में जो निचले वाले 3-4 छेद हैं, वो यहां से निकल करके जितनी भी नसें निकल रही हैं वो जुड़ करके उस साइटिका नस को बनाती है।
और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि वो साइटिका नस पीछे पीछे होके हमारे थाइस में, घुटने में, काफ में, इवन एड़ी तक जाके तलवों तक जाती है। तो वो नस है, नस का काम क्या होता है कि कोई भी सिग्नल को हमारे दिमाग से एड़ी चोटी तक पहुंचाना। एड़ी चोटी मतलब कहीं जहां जहां वो जाएगी नस वहां तक सिग्नल पहुंचाएगी। या फिर इसको, ये तो हो गया मोटर फंक्शन, कि अगर आपको हाथ मोड़ना है तो दिमाग से सिग्नल आएगा हमारी इस वाली मांसपेशी को कि आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करो तभी हाथ मुड़ पाए। दूसरा चीज होती है हमारे वहां के सिग्नल को, मतलब जहां पर नस है उसको ब्रेन तक पहुंचाना। किसी ने गरम गरम करछुली अगर वहां टच करी, एकदम आप हाथ उठा लेते हो तो वो सिग्नल गया पहले कि यह गरम है। अचानक से पैर के नीचे कंकड़ आ गया, कील आ गई जो चुभी, सिग्नल तुरंत गया ब्रेन को। तो ये सिग्नल होता है सेंसरी सिग्नल। सेंसरी सिग्नल माने कि जो हमारा ऑर्गन है वहां से दिमाग को एक सिग्नल भेजा जा रहा है। तो कई बार क्या होता है कि ये सिग्नल ही गलत हो। जैसे जलन होना, जलन मतलब हमको ऐसा फील होगा कोई चीज जल रही है। वो मरीज कई बार आते हैं, मेरे पैरों में जलन हो रही है, थाइज में जलन हो रही है। अगर आप वहां छू करके देखेंगे तो एकदम ठंडा पड़ा। अगर आप उस एरिया का एग्जामिनेशन करेंगे तो वहां पे कुछ भी नहीं है, लेकिन एक गलत सिग्नल जा रहा है। इसको बोलते हैं पैरास्थीसिया। दूसरा चीज, पेन का सिग्नल। पैरों में उसको कोई तकलीफ नहीं है लेकिन वो कई दिनों से पैरों के दर्द से परेशान है, तो वो पेन का सिग्नल जा रहा है, क्योंकि तकलीफ उधर नहीं है, तकलीफ तो पीछे है जहां से ये नस निकल रही है। तो लेकिन जब वो नस वहां पे दबी तो वो सिग्नल ब्रेन को ऐसे जाता है कि जहां जहां नस जाती है वहां वहां पे उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई तकलीफ हो रही है। हमने बताया दो चीज है, एक होता है वहां के सिग्नल को ले जाना और दूसरा है यहाँ के सिग्नल को वहां ले जाना। कोई भी काम कराना है तो ब्रेन के सिग्नल को हमको ऑर्गन तक, मसल तक ले जाना होता है। अगर ये सिग्नल जाना वीक हो जाए तो उस केस में मोटर फंक्शन लॉस होना लगता है, मतलब मांसपेशियों में वीकनेस महसूस होने लगती है। जैसे पैर में अगर बात करें कि पहले हम पैर बहुत आसानी से उठा लेते थे, अब उठाने में तकलीफ हो रही है, वीकनेस नहीं महसूस हो रही है। कई बार लोगों की क्या होता है, अगर ये नस अचानक से बहुत ज्यादा दब जाए तो जो हमारी एड़ी है, जो एंकल है, उसको जब हम चलते हैं तो वो पूरा सीधा सीधा हमको ऊपर उठाना होता है। अगर ये ऊपर ना उठे तो ये पैर नीचे लड़खड़ाएगा, सीढ़ी चढ़ते वक्त फंसेगा। तो अगर ये मोटर फंक्शन लॉस हो जाए, ऐसे कई सारे मरीज आते हैं कि अचानक से मेरी एड़ी लटक गई, तो वो एड़ी का लटकना वो भी एक कारण हो सकता है कि पीछे पीछे sciatica जो हमारी नस है उसमें तकलीफ हो रही है। कई लोगों में जब ये केस पुराना हो जाता है तो यहाँ तक स्थिति हो जाती है कि वो पैर ही पतला हो जाए। तो हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड के पैर को कंपेयर कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड का जो पैर है वो पतला होने लगा है। तो इसको हम मसल वेस्टिंग बोलते हैं। जनरली जो पैरालिसिस वाले पेशेंट होते हैं, जो पुराना पैरालिसिस होता है जिनको, उनके में इफेक्टेड साइड पतली होना चालू हो जाती है। फिर क्योंकि इस नस से बहुत सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। अगर हम नीचे के धड़ की बात करें तो पेशाब जब आए उसको रोकना, या फिर जो हम मल त्याग करते हैं उसको रोकना। अगर जब भी पेशाब की थैली बढ़ती है, हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है कि वो भर गई है, लेकिन अचानक पेशाब निकलना चालू नहीं होती। हमारे दिमाग में वो सिग्नल गया, हम उसको रोक करके रखेंगे, सही स्थान की चयन करेंगे, सही समय का चयन करेंगे, और उसके बाद में जब हम सिग्नल भेजेंगे कि अब निकल जाओ, तो तब वो निकलना चालू होते हैं। इसी प्रकार से मल त्याग का भी, अगर पेट में, हमारे रेक्टम में स्टूल आ गया है, उसके बाद में भी हमको एक सिग्नल तो आएगा कि वो फुल है, हमको पास आउट करना है, लेकिन तब भी हम रोक करके रखते हैं।
इसको वॉलंटरी कंट्रोल बोलते हैं। अगर नस में ये कोई समस्या हो जाए तो ये वॉलंटरी कंट्रोल भी इनवॉलंटरी हो जाता है, मतलब हमारे बस से ये बाहर निकल जाता है और लोगों को ऐसी तकलीफ हो सकती है। ऐसी अगर तकलीफ हो रही है तो उसको इमीडिएट मेडिकल या सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। मतलब नस बहुत ज्यादा दब गई है और अगर उसको नहीं खोला गया तो आपको वो तकलीफ बहुत ज्यादा दे सकती है और हमेशा के लिए ये दिक्कतें हो सकती हैं। नस का क्या है कि इमीडिएट मतलब विद इन 24 आवर्स खोल दिया तो वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर ये समय थोड़ा सा आपने लेट कर दिया तो नस वहां से डैमेज हो गई, और एक बार जो नस डैमेज हो गई हमारे शरीर के अंदर हीलिंग पावर बाकी सब में तो बहुत अच्छी है पर नसों में अच्छी नहीं। नस डैमेज होने के बाद में उसकी रिकवरी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और हम बात करें तो रीढ़ की हड्डी में गठिया होना ये भी कई बार एक कारण हो जाता है। रीढ़ की हड्डी में गठिया कैसा होता है कि नॉर्मल गठिया मैंने बताया कहीं पे भी दो जोड़ आए तो वहां पे गठिया हो सकता है। अगर रीढ़ की हड्डी में हमने देखा कितने सारे जोड़ आ रहे हैं, एक हड्डी दूसरे हड्डी से मिल रही है, तो अगर उसमें गठिया हो, पीछे जो हमारी नितंब की बोन जो इलियक गर्डल है, इलियम ischium प्यूबिस, तीन हड्डियां मिलके बनाती हैं, वो जहाँ रीढ़ की हड्डी से जुड़ रहा है सेक्रोइलियक जॉइंट, वहां पे अगर गठिया हो जाए तो ये चीज हो सकती है। गठिया अचानक से नहीं होता, गठिया एक स्लो प्रोसेस है, हल्के हल्के करके वो डेवलप करना चालू करता है। तो अगर गठिया जब भी होगा तो ये 3 से 6 महीना तो कम से कम इस प्रोसेस को डेवलप होने में लगेगा। मतलब पहले थोड़ा थोड़ा दर्द होता था, वो बढ़ता गया। आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो डॉक्टर इसका एक्सरे कराएगा जिसमें इस स्थिति को देखेगा, या एमआरआई कराएगा जहाँ पे ये स्थिति पता लगेगी। इसका ट्रीटमेंट अलग होगा क्योंकि यहाँ पे बीमारी का मुख्य कारण गठिया है। अगर हमने उस गठिया को सही नहीं किया तो ये तकलीफ बढ़ती जाएगी। नस सेकेंडरी डैमेज हो रही है क्योंकि उस गठिया की वजह से वहां का स्पेस कम हो रहा है, सूजन आ रही है, तो और वो स्पेस कम होने की वजह से नस दब रही है। तो गठिया का दर्द सुबह सुबह ज्यादा रहता है, ये पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका है, और ज्यादा दिनों तक कुछ काम ना करने की वजह से ये बढ़ जाता है। ऐसे मरीज नॉर्मली क्या होता है जिनको सियाटिका स्लिप डिस्क की समस्या होती है, अगर वो सोए और गद्दा अगर सही हो, इसमें गद्दा जो आजकल होटलों में एकदम सॉफ्ट गद्दा चल रहा है वैसा गद्दा इसके लिए बिल्कुल नहीं बताया गया है। इसमें हार्ड बेड हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा हार्ड हो जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी का पोस्चर मेंटेन हो सके, वो एकदम रेस्ट में आ सके, उसमें लोड ना आए सोते वक्त। तो नॉर्मली सोने के बाद में ये सब दर्द कम हो जाते हैं, सुबह सुबह आप सो के उठते हैं, फ्रेश होते हैं, दर्द कम होते हैं, लेकिन हल्के हल्के करके ये दर्द बढ़ने लगते हैं। आपके दिन की जितनी भी गतिविधि होती है, दिनचर्या होती है। लेकिन अगर ये गठिया की वजह से है तो इसकी खास बात क्या रहेगी कि जब आप सोएंगे तो गठिया वाले को मौका मिल जाएगा रेस्ट पोस्चर में आकर के उसमें फैलने का, तो ये सुबह सुबह सबसे ज्यादा दर्द होगा। और जैसे जैसे आप काम करेंगे वो मूव होगा, मांसपेशी उसको पकड़ेगी, वैसे वैसे दर्द कम होता जाएगा। ये दर्द कुछ काम योग आसन करने से भी ठीक हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को हम जरूर बताते हैं कि आप अपनी एक्टिविटी को बढ़ाइए, दवाइयाँ अपना काम करती रहेंगी अर्थराइटिस को कम करने के लिए, और एक्टिविटी करने पे आपको और आराम मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर है। आप लोगों को ये एहसास तो हो गया होगा कि ये बीमारी छोटी नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। तो रिस्क फैक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कि जो हम बदल नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं है, और दूसरे ऐसे होते हैं कि बदलने योग्य हैं, वो हम बदल सकते हैं। रिस्क फैक्टर में सबसे ज्यादा आता है उम्र। नॉर्मली ये देखा गया है कि मध्य उम्र में, यानी कि लगभग 35 40 50 की उम्र में, ये वृद्धावस्था में ये स्थिति ज्यादा मिलती है। पुरुषों में ये स्थिति ज्यादा मिलती है महिलाओं के कंपैरेटिवली। और अगर परिवार में कमर दर्द की शिकायत रही है तो उनमें ये ऐसा नहीं होता।
कई बार ये प्रोफेशन रिलेटेड भी रहता है। हम लोग मेघालय में कैंप लगाने जाते थे, तो मेघालय में जब कैंप लगाते थे लगभग लगभग सभी मरीज कमर दर्द वाले थे। हमने इसको जांच करने की कोशिश करी कि यहाँ पे एक 35 साल की महिला और एक 58 साल की महिला दोनों ही कमर दर्द से पीड़ित कैसे। तो हमको पता लगा कि वहाँ का जो मेजर प्रोफेशन है वो झाड़ू बनाने का है। झाड़ू का एक पेड़ होता है, जंगलों में जाके ये लोग झुक करके उस पेड़ को काटते हैं, फिर वो काफी सारा जो पेड़ है उसको ये लोग भर करके इकट्ठा एक बड़ा सा बंडल बना के अपनी पीठ पे लाद कर पहाड़ चढ़ के अपने गांव में या जहाँ कहीं भी घर पे ये रखना है वहां जाते हैं। तो पहले झुक करके काम करना, फिर भारी वजन उठा के चलना, ये एक कारण हो जाता है। तो अगर किसी को ऐसी समस्या रह रही है तो वो एक कारण हो सकता है। कमर में चोट लगने से, कभी अचानक से हम सीढ़ी से गिर गए और कमर पे झटका आ गया, बाथरूम में स्लिप हो गया कमर में झटका आ गया, तो ये कारण होता है। यदि कमर का कोई ऑपरेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन बहुत कम रहता है, थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ हुआ तो उसका इफेक्ट नसों पे मिलने लगता है। तो कमर का ऑपरेशन हुआ हो, या कई बार फीमेल में जैसे LSCS होता है जो बच्चे का ऑपरेशन होता है, तो उसमें जो सुन्न करने का दवाई होती है वो कमर से पीछे दी जाती है, तो कई बार उसमें भी ये कॉम्प्लिकेशन मिल सकता है। कोई हड्डी टूट गई उसका ऑपरेशन हुआ तो उसमें अमूमन कमर दर्द की शिकायत रहती है। गर्भवती महिलाओं में ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज है, क्योंकि जब प्रेशर ज्यादा पड़ेगा पेट के निचले भाग पे, उसका असर पीछे की रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है और कमर दर्द मेंटेन रहता है। तो ऐसे केस में नॉर्मली डिलीवरी होने के बाद में हल्के फुल्की एक्सरसाइज करके ये चीज कंट्रोल करी जा सकती है। कमर की हड्डी का फ्रैक्चर होना ये एक मेजर कारण है, और किसी किसी में जन्मजात मतलब एनाटॉमिकल डिफेक्ट होता है या ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये रिस्क बना रहता है कि किसी का अगर स्पेस कम हो, किसी का पोस्चर ही इम्प्रॉपर हो, तो उसमें ये ऐसे रिस्क फैक्टर होगा जो आपके हाथ में नहीं है, आप बदल नहीं सकते। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जो आपके हाथ में है, आप बदल सकते हैं, जैसे रोजाना व्यायाम ना करना। आप सभी लोग तो योग वाले हैं तो आपके लिए ये चीज सटीक नहीं बैठती, लेकिन जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सेडेंटरी हो गया है, वो लगातार जो बैठे रहते हैं उनमें ऐसी ये समस्या मिलती है। लगातार लंबे समय तक बैठ करके काम करना, सिगरेट का सेवन करना, मोटापे से ग्रस्त होना, ठीक ढंग से ना बैठना। आजकल लोगों की आदत क्या है, झुक करके बैठ रहे हैं, मोबाइल चलाते हुए हमेशा आधे तो वैसे ही झुके रहते हैं। तो अगर वो लगातार झुके रहना, वो आपके लिए कोई ना कोई एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। लगातार मोबाइल चलाना जहाँ गर्दन के समस्या पैदा कर सकता है। आजकल की जो एडवांस साइकिलें हैं जिसमें बिल्कुल झुक करके चलाते हैं, तो इस प्रकार की साइकिल चलाना आपके कमर में समस्या पैदा कर सकता है। बहुत ज्यादा फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस ले, फिजिकल स्ट्रेस भी समस्या पैदा करेगा और मेंटल स्ट्रेस भी समस्या पैदा करेगा। या फिर स्टेरॉइड पर्टिकुलरली उसका बहुत अधिक सेवन करना भी हमारे लिए समस्या पैदा कर सकता है। अब बात आती है कैसे पहचाने अपनी बीमारी। तो उसमें हम तीन तरीके से, ये कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी ये फनलिंग कर रहा होता है कि सिलेक्ट कर रहा होता है कि आपको क्या तकलीफ है, और फाइनल वो डायग्नोसिस पर जाता है। तो उसमें तीन चीजें हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री चेक करते हैं कि आपको ये जो लक्षण आ रहे हैं ये कब से आ रहे हैं, फैमिली में ऐसा कुछ है कि नहीं, प्रीवियस ऐसा कुछ एपिसोड हुआ था। कई लोगों को क्या होता है कि हाँ 4 साल 5 साल पहले हमको ऐसा कमर दर्द हुआ था, उस टाइम तो हमने आराम कर लिया वो सही हो गया, लेकिन अब की बार आराम करने पे भी नहीं सही हो रहा है। तो ये प्रीवियस हिस्ट्री हो सकती है। प्रोफेशनल हिस्ट्री में, जिसमें झुक करके काम करना, लगातार बैठे रहना या वजन उठाना, ऐसा कुछ शामिल है तो उसमें ये मिलता ही मिलता है। साइको सोशल कॉजेज मतलब ब्रेन पे स्ट्रेस ज्यादा होना, ये इस प्रकार के साइकोलॉजिकल कॉजेज भी आ सकते हैं। सोशल कॉजेज में जैसे मैंने आपको मणिपाल वहाँ का मेघालय का आपको एग्जाम्पल दिया,
तो उस प्रकार के भी कारण हो सकते हैं। इसमें बेसिकली डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो वो 2 प्रकार के एग्जामिनेशन करेगा। सबसे पहला एग्जामिनेशन आपका मांसपेशियों का और हड्डियों का होगा, इसको मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन बोलते हैं। दूसरा जो हमारा एग्जामिनेशन है वो नसों का होगा, इसको न्यूरल एग्जामिनेशन बोलते हैं। अगर तकलीफ केवल मांसपेशियों तक है तब इसको कैसे रोकना है, और अगर तकलीफ ये नस में भी हो रही है, नस भी दबना चालू हो रही है, तो उसको कैसे इन्वॉल्व करना है, कैसे देखना है, वो हम पहचानेंगे उससे। एक सिंपल सी चीज होती है, आप लोगों को भी मैं बताऊं, अगर आप सीधे लेट जाइए एकदम, आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो जाएगी। अब करना क्या है, सीधे लेट के एक पैर को घुटना बगैर मोड़े हल्के हल्के सीधा करके ऊपर उठाना है। ये आपका आसन भी होता है योगा में। अगर आप ये देख रहे हैं कि सीधे लेटने पे एक पैर को घुटना बगैर मोड़े सीधे सीधा ऊपर उठाने पे अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है, इसको एसएलआर टेस्ट बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई नस इन्वॉल्व है और हो सकता है आपको सियाटिका की दिक्कत हो रही। आप लेफ्ट वाला पैर उठा रहे हैं और राइट में दर्द हो रहा है, आप राइट वाला पैर उठा रहे हैं और लेफ्ट में दर्द हो रहा है, तो इसको क्रॉस एसएलआर बोलते हैं, तो वो हर्निएशन वाली स्थिति हो सकती है। आप सीधे खड़े हो गए, आगे झुक रहे हैं, तो नॉर्मली आपके दर्द नहीं था, लेकिन जब आप आगे झुके कोई कॉइन मान लीजिए उठाने के लिए, तो आपको दर्द हुआ, तो ये कॉइन टेस्ट हम बोलते हैं। तो ये कारण हो सकता है कि नस आपकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही हो। अगर ऐसा पाया जाता है एग्जामिनेशन में, तो हमको शरीर के अंदर देखना पड़ता है कि स्थिति क्या है। नॉर्मली हड्डियों को देखने के लिए हम एक्सरे कराते हैं लंबोसेक्रल स्पाइन का, और मांसपेशी और नस को देखने के लिए हम एमआरआई कराते हैं। तो इसका हम प्रयोग करेंगे। अब समस्या को वो देख लिया, समस्या के कारण को देख लिया, समस्या के लक्षण को देख लिया, अगली चीज आती है कि अब हमारा ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो ट्रीटमेंट में हम जनरल अगर बात करें, तो सबसे पहला कारण तो होता है कि निदान परिवर्जन, मतलब जिस कारण से ये बीमारी हो रही है उस कारण को हटाना। बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या है। कई लोग होते हैं, हाँ थोड़ा बहुत दर्द है, हम चल जाएगा, झेल लेंगे, कोई बात नहीं। कुछ कुछ पेशेंट होते हैं, नहीं मेरे को दर्द बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं कितना भी काम करूं मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। एथलीट होते हैं, क्रिकेटर्स हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी कमर में दर्द रहा उनको प्रोफेशनल लॉस होने लगेगा, तो उनको परफेक्टली फाइन चाहिए, और वो बहुत समय नहीं दे सकते। तो उस केस में हम लोग थोड़ी रिस्की जो हमारा ट्रीटमेंट है, जो सर्जरी है, उसको ऑप्ट करना पड़ता है। पेशेंट की एजुकेशन कितनी है पेन को लेकर के, वो इस पे बहुत कुछ ट्रीटमेंट हमारा अप्रोच डिपेंड करता है। पेशेंट ट्रीटमेंट की कॉस्ट इफेक्टिवनेस कितनी है। नॉर्मली स्पाइन के जो ऑपरेशन होते हैं वो लगभग लगभग 50,000 1 लाख के ऊपर ही चालू होते हैं, और वो जितना सीरियस इशू है उसके अकॉर्डिंग, या फिर कितने इम्प्लांट लगने हैं, कितने डॉक्टर्स इन्वॉल्व होने हैं, उसको देखते हुए 5 लाख से 10 लाख तक पर जा सकते हैं। कोई मरीज है जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वहां पे हमको शुरुआत से ही कोशिश करनी चाहिए कि सर्जरी अवॉइड करी जाए। और प्रिवेंशन ऑफ बैक पेन एक्सुबरेशन, एक्सुबरेशन मतलब कि कुछ व्यापद होना, कुछ कॉम्प्लिकेशन होना। तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए हमको समझ में आ रहा है कि अब इसका फुट ड्रॉप हो चुका है, मतलब जो एड़ी है वो बिल्कुल ऐसे नीचे लटक चुकी है, और उसको चलने फिरने में जीवन भर समस्या रह रही है। और अगला इफेक्ट उसके यूरिनरी ब्लडर और बॉवल, ब्लडर बॉवल कंटिनेंस, मतलब उसको रोकने की क्षमता पे पड़ने वाला है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें हमको इमीडिएट एक्शन लेना ही होगा। कई बार अननेसेसरी सर्जरी को बचाना, या फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं, वो बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपको गठिया की समस्या है रीढ़ की, तो उस केस में सर्जरी कुछ नहीं कर सकते। आपने जोश में आके कि अरे
बहुत हो गया, हम क्यों झेलेंगे, हम जाके सर्जरी करा लेते हैं स्लिप डिस्क की। और ये भी होता है, दोनों समस्या हो, कि डिस्क जो है वो बाहर निकल गई है, तो बल्ज, डिस्क बल्ज बोलते हैं नॉर्मली, ये तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड केस नहीं है सर्जरी के लिए। डिस्क पूरी ही बाहर निकल के आ गई है, जिसमें डिस्क एक्सट्रूजन बोलते हैं, या डिस्क हर्निएशन हो रहा है कि वो एक छेद से थोड़ा सा पार्ट बाहर निकल के आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको सर्जरी कितना कारगर होगी ये पहले से ज्ञात होना चाहिए। अर्थराइटिस के केस में, ऑस्टियोपोरोसिस के केस में सर्जरी बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी के घनत्व का कम होना, हड्डियां कमजोर होना। तो अगर किसी की हड्डी कमजोर है और हम उसका ऑपरेशन करें, उसमें इम्प्लांट डालें, तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से हो गया कि जैसे खोखली दीवार में हम छेद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे वो दीवार ढह जाएगी, उसी प्रकार से आपकी हड्डी उन इम्प्लांट्स को रोकने में सक्षम नहीं है, उस पर असर आएगा। आयुर्वेद द्वारा वैसे तो इसके बहुत सारे इलाज हैं। नॉर्मल लोग फिजियोथेरेपी पे जाते हैं, एलोपैथ में जाएंगे तो पेन किलर से चालू करके, फिजियोथेरेपी से चालू करके सर्जरी तक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे स्पेसिफिक रहूंगा अपनी विशेषज्ञता के आधार पर, और किसी पे कमेंट ना करते हुए कि हम क्या कर सकते हैं या हमारे चिकित्सा विधि में इसका क्या इलाज किया जाए। तो नॉर्मली इसमें कुल मिला के 4-5 चीजें रहती हैं। पहला चीज होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हर्बल कंपोनेंट की बनी हुई है, पेड़ पौधों से या भस्मों से, तो उसको हम देते हैं। जैसे एक कैप्सूल है पालसिनोल, उसका मैं काफी प्रयोग करता हूँ, जिसमें महावात विध्वंसक रस, बात करें कुछ रस, इस प्रकार के कुछ भस्में हैं जो नसों के दर्द में हेल्प करती है। कई बार वहां पे हमको नरिशमेंट देना होता है, तो उस नरिशमेंट के लिए हम कुछ ऑयल बेस्ड कैप्सूल, मतलब कुछ मेडिकेटेड ऑयल होते हैं जिनको कैप्सूल में डाल के वो आपको दिया जाता है, उसका प्रयोग करते हैं। गुग्गुलू का बहुत अच्छा प्रयोग आयुर्वेद में बताया गया है, पर्टिकुलरली इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन की स्थिति में और दर्द की स्थिति में। कई सारे काढ़ों का हम प्रयोग करते हैं। काढ़े आजकल आपको बनाने नहीं पड़ते, रेडीमेड भी आते हैं बॉटल्स में, कि आपको बस 10 ml 20 ml लेकर के गर्म पानी के साथ में लेना है। लोकल इफेक्ट के लिए कई तेल आते हैं मालिश करने के लिए, कई लिनामेंट आते हैं अप्लाई करने के लिए, कि उसको अप्लाई करके आपको इमीडिएट दर्द में आराम मिल सके। मांसपेशी को मजबूत करने के लिए भी तेल आते हैं। फिर अगर दवाई से कंट्रोल हो सकता है, लगभग लगभग मेरे प्रैक्टिस में, मेरे अनुभव में, लगभग लगभग 70 to 80% पेशेंट जो डॉक्टर के पास आ रहे हैं, अगर, क्योंकि डॉक्टर के पास हर कोई आता नहीं, 100 मरीज में अगर कमर दर्द की समस्या हुई, तो लगभग लगभग 40 से 50 मरीज ही डॉक्टर के पास आएंगे। तो उन 50 मरीज में लगभग 35 मरीज या 40 मरीज तो केवल दवाइयों से ही सही हो जाते हैं। कुछ हम पोस्चर करेक्शन बताते हैं, योगा बताते हैं, वो से सही हो जाते हैं। लेकिन तब भी 5 से 10 मरीज ऐसे रहते हैं जिनकी स्थिति थोड़ी ज्यादा बुरी होती है, हमको थेरेपीज पर जाना पड़ता है। थेरेपीज में कुछ पंचकर्म की चिकित्सा होती है, जैसे अभ्यंग, मतलब कि मालिश करना, मांसपेशी को मजबूत करने के लिए काफी इफेक्टिव रहता है। स्वेदन यानी कि उस एरिया में पसीने को निकालना, और पसीना निकाल के हम कुछ सिकाई करें, सिकाई करके अगर पसीना निकले तो वो इफेक्टिव रहता है। जिसमें आप इमेज भी देख पा रहे होंगे, बहुत कॉमनली आपने देखा होगा, कुछ पोटलियां रहती हैं, पोटली से हम सिकाई करते हैं। उसका पूरा का पूरा रोल इतना रहता है कि हम वहाँ के एरिया की सूजन को कम कर सकें, हम मांसपेशी को मजबूत कर सकें। तो इसमें पत्र पिंड स्वेद, जंबीर पिंड स्वेद, इस प्रकार की सभी चिकित्सा आ जाती है। कई स्थानिक चिकित्सा का हमको प्रयोग करना होता है, क्योंकि हमको ये पता लग गया कमर का नीचे का ही हिस्सा है जहां से ये नस निकल रही है, उसका रूट वहीं पर ही है। तो उसी रूट वाले एरिया में अगर चाहे अर्थराइटिस डेवलप हो रहा हो, चाहे डिस्बल्ज हुआ हो, मांसपेशी वीक पड़ी हो, या नस दब रही हो, बेसिकली हम उसी एरिया में सिकाई करें तो वो इफेक्टिव रहता है। तो उसमें जैसे आप इसमें स्लाइड में भी देख पा रहे हैं कि हमने आटे का एक गोला बना के
उसके अंदर कुएं की तरह तेल भरना चालू किया। इसको कटी बस्ती बोलते हैं। इसका हम प्रयोग करते हैं। कई बार इससे भी लाभ ना मिलने पे हम पूरे सिस्टम्स बायोलॉजी को चेंज करें या फिर हम पूरे शरीर की जो हीलिंग पावर है उसको बढ़ाने का प्रयास करें, तो उसमें हम पंचकर्म चिकित्सा का लाभ उठाते हैं। अभी इससे पहले जो हमने थेरेपी देखी थी वो बेसिकली पंचकर्म नहीं है, वो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। पंचकर्म में तो 5 ही चीजें आती हैं: वमन, विरेचन, निरु बस्ती, अनुवासन बस्ती और नस्य। तो अगर हम निरु या अनुवासन बस्ती का प्रयोग करें, यानी कि हम अपनी दवाइयां बड़ी आंत के अंदर दें, कैथेटर के माध्यम से या किसी बस्ती इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। और उसमें 2 प्रकार की होती है। एक होती है जिसमें हम कुछ तेल या घी के तरीके से दवाई रहती है, उसको हम बड़ी आंत में देते हैं। शरीर को जितना एब्जॉर्ब करना है वो एब्जॉर्ब करता है, बाकी को वो मोशन के रास्ते लगभग 6 घंटे 9 घंटे बाद बाहर निकाल देता है। इसको अनुवासन बस्ती बोलते हैं। शरीर के अंदर ताकत पहुंचाने के लिए, हीलिंग पावर को बेहतर करने के लिए, इससे बेहतर कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता हम अगर चाहते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी शक्ति है जिसमें मैक्सिमम मेडिकल साइंस डिपेंडेंट है, वो है पावर ऑफ हीलिंग। यानी कि कभी जैसे अगर आपको चोट लगी, आपके यहाँ घिस गया, खून निकल आया, आपने बस उसको साफ कर दिया, फिर जितना भी वो घिसा वाला पार्ट है वो सब अपने आप नॉर्मल होता है। आप कुछ नहीं करते। आप देखते हो हल्के हल्के उसमें नॉर्मल, पहले खुरैन बनेगा, फिर नॉर्मल स्किन आने लगेगी और वो वाला पार्ट सही हो जाएगा। तो ये है पावर ऑफ हीलिंग। तो इसी प्रकार से अगर स्पाइन में, हमारे स्पाइनस प्रोसेस में कोई समस्या होती है, कोई नस दब रही है, तो शरीर इतना सक्षम है कि वो उसको सही कर सके। पर अगर नहीं कर पा रहा है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो उस पावर ऑफ हीलिंग को प्रमोट करने में अनुवासन बस्ती का बहुत बड़ा रोल है। दर्द बहुत ज्यादा है, सूजन बहुत ज्यादा है, और हमको उसको, जो दर्द के कारण है उसको खींच के बाहर निकालना है, तो उसमें नीरू बस्ती काफी ज्यादा इफेक्टिव है। इवन अगर कॉन्स्टिपेशन किसी को हो, तो कमर का दर्द, साइटिका में कॉन्स्टिपेशन एक नहले पे दहला वाला काम करता है, वो बीमारी को बढ़ाने का काम करता है। तो उसको अगर हमको सही करना है कॉन्स्टिपेशन को, तो उसके लिए भी नींबू बस्ती एक काफी कारगर और सटीक उपचार है। थोड़ा सा मैं आपको अपने हॉस्पिटल के बारे में भी बीच में बता दूं। बेसिकली रामेश्वरम आयुर्वेद एंड नेचर क्योर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नाम से हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में इस प्रकार का एक अस्पताल चलाते हैं, जहाँ पे जो हमने ये प्राकृतिक चिकित्सा की बात करी, हमने पंचकर्म की बात करी, हमने नेचुरोपैथी की बात करी, हम उससे ये जो दर्द वाले केसेस होते हैं इसमें इलाज करने का प्रयास करते हैं, और एक एक्सीलेंस लाना हेल्थ केयर में थ्रू नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, योग एंड पंचकर्म, हम इसका प्रयोग करते हैं। ये हॉस्पिटल हम 2 फाउंडर, मैं डॉक्टर अनिमेश मोहन और मेरी वाइफ डॉक्टर रीति खरे द्वारा ये चालू किया गया। मैं पंचकर्म का विशेषज्ञ हूँ, डॉक्टर रीति नेचुरोपैथी की विशेषज्ञ, नेचुरोपैथी और योग की विशेषज्ञ। आप लोग जैसे योग का एक सत्र कर रहे हैं, इस प्रकार से हम अपने हॉस्पिटल में मरीजों के लिए, ये गंभीर से गंभीर मरीज जो हैं उनके लिए योग का सत्र कराते हैं। और हमने ये देखा है कि ऐसे मरीज जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस था, ऐसे मरीज जिनको ट्रांसवर्स माइलाइटिस था, ऐसे मरीज जिनके घुटनों में बहुत पुरानी समस्या थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस था, ऐसे मरीज जो जमीन पे बैठ नहीं पाते थे, वो भी आज एकदम स्वस्थ होकर के अपना स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, केवल योग की बदौलत। तो योग केवल सुबह की शारीरिक गतिविधि नहीं है, योग का इतना ज्यादा मेडिकल इंपॉर्टेंस है, इतनी ज्यादा हीलिंग प्रॉपर्टी है कि अपने आप में वो एक संपूर्ण चिकित्सा हो जाती है। तो उस संपूर्ण चिकित्सा का लाभ रोगी हमारे यहाँ इस अस्पताल में पाते हैं। उसके अलावा पंचकर्म अगर किसी को आवश्यकता है तो वो हम देखते हैं। पिछले 2.5 सालों में हमने प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को हम आयुर्वेद का, पंचकर्म का, नेचुरोपैथी का लाभ दे सके। कई सारे डॉक्टर्स हमारे इन्वॉल्व हैं अलग अलग स्पेशलिटी के। स्पाइन के केसेस जैसे मैं देखता हूँ, ऐसे लिवर के केसेस देखने वाले दूसरे डॉक्टर हैं, आँख से रिलेटेड समस्या के लिए दूसरे डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है, तो उसके लिए दूसरे डॉक्टर हैं।
हम लगातार प्रयास करते रहते हैं कि हम नए नए इनोवेशन करें कि कैसे जो एक प्रतीक प्राची का मेल सुंदर, मतलब प्रतीक जो हमारा नया है और प्राची मतलब जो प्रतीक मतलब पुराना है, प्राची मतलब नया है, हम उसको कैसे एडवांस करें। एक ट्रेडिशनल सिस्टम ना रख के इसको एडवांस प्रीवियस नॉलेज बनाए, हम उसका प्रयोग करते हैं। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ एक स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करते हैं और आगे हम कोशिश करते हैं कि इस प्रकार के हम मौसम बनाए। वापस से टॉपिक पर आते हैं। पंचकर्म की हमने बात करी, पंचकर्म के साथ साथ अगली चीज जो है वो है नेचुरोपैथी चिकित्सा। नेचुरोपैथी चिकित्सा ये जो यानी कि हमारे नेचुरल चीज जो ड्रग थेरेपी है उनका प्रयोग करना। अगर दीपचंद जी आप अलाउ करें, क्योंकि ये मेरा विशेषज्ञता नहीं है, तो नेचुरोपैथी की जो विशेषज्ञ हैं हमारी डॉक्टर रीति, वो इस चीज को अगर 5 मिनट में 10 मिनट में जरूर जरूर संक्षिप्त सर, में बहुत बताने का बहुत प्रयास करें तो मैं सुंदर। चाहूंगा कि वो बताएं। तो चाहूंगा डॉक्टर रीति आप आकर के अपने इस प्रेजेंटेशन को गुड मॉर्निंग। हाँ, तो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट जैसे कि प्राकृतिक चिकित्सा, इसमें हम कोई दवाई का यूज नहीं करते हैं। जो हमारे आसपास जो प्रकृति दे रही है, जो रिसोर्सेस, हम उसी से ही बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि प्रकृति से हमें पानी मिल रहा है, मिट्टी मिल रही है, एयर मिल रही है, धूप हवा ये सब मिल रही है, प्लांट सोर्सेस मिल रहे हैं। उसके द्वारा हम थेरेपीज पेशेंट की बीमारियों को सही करने में मदद करते हैं। ठीक है। अब इसमें कई तरह की थेरेपीज आती हैं, जैसे कि हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी में क्या होता है, हाइड्रोथेरेपी में पानी का यूज करते हैं। तो कमर दर्द में हम पानी का कैसे यूज कर सकते हैं? कमर के दर्द में हम इसमें हिब्बात करवाते हैं। हिब्बात मतलब टब होता है, टब में हम पेशेंट को बिठा के रखते हैं। उससे फिर हम पेशेंट की कमर में आराम देने की कोशिश करते हैं। अब हो गए पैक्स। पैक्स में जैसे कि लपेट होती है, एक गर्म पट्टी होती है, एक ठंडी पट्टी होती है। तो जो ठंडी पट्टी मतलब कि कॉटन का कपड़ा होता है, उसको हम कमर पे लपेट देते हैं गर्म पानी में डिप करके। फिर उसके ऊपर से हम ऊनी कपड़ा लपेटते हैं। वो इसलिए लपेटते हैं ताकि जो हीट है वो अंदर बनी रहे, और वो हमारे शरीर में जो कमर के दर्द हो रहा है वहां पे जाके सर्कुलेशन को बढ़ाए। और सर्कुलेशन को बढ़ाएगा तो उससे क्या होगा, हमारी जो स्टिफनेस है, जो वहां पे कंजेशन हो रहा है नाव पे, वो रिलीज होगा धीरे धीरे करके। ये करते हैं। मड पैक, मड थेरेपी में हम क्या करते हैं, दो तरह से यूज करते हैं, मड बाथ के थ्रू या हम मड पैक के थ्रू यूज करते हैं। तो मड बाथ में जैसे कि पूरे शरीर पे हम मिट्टी को लगाते हैं। ठीक है। हम्म, हम्म। तो मड थेरेपी में हम पूरे मड बाथ में हम पूरे शरीर पे मिट्टी का लेप करते हैं, उसको 1 घंटे तक रोक के रखते हैं। और ये क्या होता है, पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, जब हमारे शरीर के टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाएंगे। जब टॉक्सिन्स निकल जाएंगे तो धीरे धीरे वो हमारी बॉडी को हील करने में मदद करेगा। ठीक है। मड बाथ होता है, मेन नेचुरोपैथी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कोई भी बीमारी हो वो पेट से होती है। जब हमारा पेट सही रहेगा तो हम कोई भी बीमारी को सही कर सकते हैं धीरे धीरे करके। तो मड पैक में हम मिट्टी का पैक बनाते हैं, उसको पेट पे रखते हैं, तो पेट में सर्कुलेशन बढ़ाएगा। सर्कुलेशन बढ़ेगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा तो जो भी टॉक्सिन्स है वो फ्रेश होने जाएंगे, तो उसके थ्रू निकल जाएगा, हमारा पेट सही हो जाएगा। धीरे धीरे करके हमारे कमर के दर्द में भी आराम आना शुरू हो जाता है। होता है फास्टिंग थेरेपी। फास्टिंग थेरेपी ये बोला गया है फास्टिंग थेरेपी में कि हम यदि कोई बीमारी हुई है तो बीमारी के टाइम पे यदि हम फास्ट करें, फास्ट मतलब हम कुछ टाइम के लिए खाने को खाना पीना छोड़ दें, कोई स्पेसिफिक फूड पे रहें। ठीक है। जैसे कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे बीमारी के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से थेरेपी फास्टिंग के लिए हम लोग डिसाइड करते हैं। जो जिसको जरूरी होती है उस चीज की फास्ट करवा के उसकी बीमारी को हम इम्प्रूव करते हैं। फास्टिंग में ये बोला जाता है कि जब हम खाना बंद कर देते हैं तो डाइजेशन में जो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, जो हम रोज रोज खा रहे हैं, जो हमें शायद उस जब हम बीमार है उस टाइम पे हमें खाने की जरूरत नहीं है, यदि हम वो ना खा के वो एनर्जी को अपनी हीलिंग को बढ़ाएं,
ऐसे कमर दर्द है, उस टाइम पे हम फास्टिंग करें तो हमारा जो हीलिंग डाइजेशन पे जा रही है वो वहां पे ना जाके कमर के दर्द को ठीक करने में लगेगी। तो एनर्जी, हमारी बॉडी के एनर्जी को डबल डबल काम नहीं करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, हमारे डाइजेशन को रेस्ट मिल जाता है और हमारी हीलिंग पावर बढ़ती है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर चीज से हम फास्टिंग करवाते हैं। ठीक है। अब नेचुरोपैथी डाइट्स होती हैं, डाइट होती है, कई तरह की डाइट होती है, जैसे कि सूदनिंग डाइट, कंस्ट्रक्टिव डाइट, इस तरह से डाइट होती है नेचुरोपैथी में। तो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम डाइट प्लान बनाते हैं। पेशेंट को वहाँ पे भर्ती करके हम दिन भर का उनका शेड्यूल फिक्स करते हैं, और जो हमारे डाइट है हम उस डाइट को पेशेंट को दे के ठीक करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ऑटोमेटिकली जब हम लाइट डाइट लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, तो काफी कुछ हमें रिलीफ फील होता है। हम जो आजकल के फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो उससे हमें खुद भी खाने के बाद काफी हैवीनेस आ जाती है, लेजीनेस आ जाती है। जब हम लाइट डाइट लेंगे तो हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाती है हमारी बॉडी। वो जो चीज हमारे शरीर के लिए जरूरी है, केवल वो ही डाइट दी जाती है। ठीक है। ये है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर का और एक्यूप्रेशर का बैक पेन में काफी अच्छा रिजल्ट है। जैसे एक्यूपंक्चर में कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर में, अब उन पॉइंट्स पे निडल्स लगाएंगे, निडल्स लगा के उसमें स्टूमुलेशन होते हैं, स्टूमुलेशन लगा के फिर उस कमर के दर्द को कम करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, जैसे कि कमर के कुछ पॉइंट्स हो, वहां पे निडल लगाया और स्टूमुलेशन दिया, तो उससे क्या होगा, वहां पे सर्कुलेशन बढ़ेगा, लोकल इरिटेशन होगा, उससे क्या होगा, दर्द कम होता है, दर्द कम होगा। और जो नर्व पे कंप्रेशन हो रहा है या जो नर्व मसल की स्टिफनेस की वजह से जो पेन हो रहा है, मसल स्टिफनेस को रिलीज करेगा, धीरे धीरे करके नर्व को कंप्रेशन से रिलीव करेगा। एकदम तो नहीं इसमें रिजल्ट आता है, पर हाँ, इसमें कंटिन्यूस 10 डेज की सिटिंग देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे रिलीफ होना शुरू होता है। ऐसे ही एक्यूप्रेशर में सेम हम पॉइंट्स का इंक्लूड करते हैं। एक्यूप्रेशर में जो पॉइंट्स उस पर निडल लगाए, एक्यूप्रेशर में उस पर हम प्रेशर देते हैं। ठीक है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है उससे, या हम फिंगर का यूज करके पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं। फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी में 2 टाइप की होते हैं, एक्सरसाइज थेरेपी होती है और इलेक्ट्रोथेरेपी होती है। एक्सरसाइज में हम पेशेंट को जो बैक पेन के लिए जरूरी एक्सरसाइजेस है केवल हम वो ही बताते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रोथेरेपी में कई तरह की मशीनें होती हैं, जैसे डायथेरेपी हो गया, टेंस हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, आईएफटी हो गया, आईआर हो गया, इस तरह से कई सारी मशीनें होती हैं जो हम पेन को कम करने में मशीन के द्वारा हेल्प ले सकते हैं। और एक्सरसाइज से हम बॉडी की मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। तो फिजियोथेरेपी में हम 2 तरह से यूज करते हैं। एयर थेरेपी सिंपल है, हम मॉर्निंग में वॉक करें, प्राणायाम करें, और फिर कुछ थेरेपी होती है जैसे कि हाइड्रोथेरेपी मैंने बताया, बाथ्स होते हैं। तो बाथ्स में जैसे कि आपको बैक पेन है तो हिप बाथ में बिठा के ओजोन एयर आती है, ओजोन गैस, तो उस ओजोन गैस को पानी में मिक्स करके यदि हम वो बात देते हैं तो वो हमारी बॉडी को और जल्दी हील करने में मदद करता है। ठीक है। अब होता है सन थेरेपी। सन थेरेपी वेस्ट थेरेपी है, हमें कोई चीज ना हमें किसी से लेनी है ना हमें किसी को देनी है, बस हम सुबह की जो ताजी ताजी धूप आ रही है 6-7 बजे के लगभग, उसको हम जाके वहां पे घूमें, गार्डन में जाएं, तो हमें एयर थेरेपी भी मिलेगी और सन थेरेपी भी होगी। तो हम जब सन के एक्सपोजर में जाएंगे तो विटामिन डी मिलेगा, तो विटामिन डी मिलेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी मसल स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो ये हमारे शरीर को बहुत अच्छे से रीजनरेट करती है सब थेरेपी से। योगा तो है ही अपने आप में सबसे बेस्ट थेरेपी है। योगा में हमें कुछ नहीं करना है, बस मैट चाहिए हमें, और बस प्रॉपर जो एक्सरसाइज है, मतलब बस ये हमें पता होना चाहिए हमें कौन सी एक्सरसाइज बैक पेन में करनी है। हमने वो एक्सरसाइज कर ली जो बैक पेन में हमें नहीं करनी, तो हमारा दर्द ठीक होने की जगह बढ़ जाएगा। तो हमें फोकस करना है किस पे, हमें बस पता होना चाहिए, सही नॉलेज की जरूरत होनी चाहिए कि हमें तकलीफ है उसके लिए हम क्या एक्सरसाइज करें, क्या योगा करें, कौन से हम प्राणायाम करें, क्या मेडिटेशन करें, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स हो, जो हमारे कमर दर्द के लिए रिलीव करे। इस तरह से नेचुरोपैथी के ये सारे स्टेप्स हैं, इन सब का हम यूज करते हैं थेरेपी को पेशेंट की बीमारियों को सही करने में। तो इसमें हम कोई भी वैसे हम कोई एक्स्ट्रा बाहर से कोई सोर्स नहीं ले रहे, केवल नेचुरल सोर्स से ही ठीक करने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। हम चाहेंगे कि किसी संडे को आप समय निकालकर एक सत्र हमारे लिए विस्तार से ले लें,
तो बहुत यूजफुल रहे साधकों के लिए। तो जब भी इस संडे को भी आप हो तो आपसे दीपन जी बात कर लेंगे, जो भी ठीक समय आप, तो हम पूरा समय चाहेंगे कि आपका विषय लिया जाए। ओके बहुत 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 अच्छा थैंक आपने। यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। आप सभी को धन्यवाद। हाँ चलिए, जैसा कि डॉक्टर रीति ने बताया, मेरा भी एक्चुअली स्पेशलाइजेशन नहीं, मैं तो पंचकर्म चिकित्सा करता हूँ, उससे रोगी का उपचार करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन कई बार मैंने, जैसे आपको पता है ऑलरेडी, कि केसेस रहते हैं, केस रहता है कि योगा में मैंने ऐसे ऐसे मरीजों को सही होते हुए देखा है, जो बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, वो भी एक सफल इलाज पा रहे हैं। तो योगा से और नेचुरल टेक्निक से, जिसमें उपवास हुआ, वायु स्नान हुआ, या सूर्य चिकित्सा हुई, इसके द्वारा हम देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट पेशेंट को मिल रहे हैं। कई बार ये कटी स्नान, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, जितना इफेक्टिव होते हुए मैंने देखा है इन सब ट्रीटमेंट को, मतलब शायद कहीं ना कहीं हमारा पंचकर्म भी कई बार पीछे हो जाता है, और कई बार हमको मेडिसिन, जो कि क्योंकि मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, दवाई देने का भी प्रयास करता हूँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, तो उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती। हम जितना प्रकृति के साथ जुड़े रहें, प्रकृति का लाभ उठाएं। लपेट इस प्रकार की कई बार बहुत इफेक्टिव होती है इमीडिएट पेन रिलीफ में। नेचुरोपैथी की मसाज अलग प्रकार की, वो काफ़ी इफेक्टिव होती है। या मिट्टी पट्टी, मैंने क्योंकि अपने पिछले लगभग 1.5-2 साल में इसको अपनी प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट किया, और मैंने ये पाया है कि इससे पहले, जब मैं, क्योंकि पिछले 14 साल से आयुर्वेद में जुड़ा हुआ हूँ, जो पेशेंट में जो रिजल्ट देखता था केवल पंचकर्म के, केवल आयुर्वेदिक औषधियों के, वो कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं इन सब ट्रीटमेंट को यूज करके। जैसे अगर किसी का पेट गड़बड़ है, उसकी वजह से उसके कमर में दर्द हो रहा है, तो ये मिट्टी पट्टी उसको इमीडिएट इफेक्ट देती है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या में इमीडिएट इफेक्ट देती है। और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ घरेलू उपचार या बचाव के उपाय, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जो आपके दर्द में हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है रेस्ट। कभी भी अगर आपको दर्द हो कमर में, और वो असहनीय हो, ज्यादा हो, तो उस केस में सबसे पहला काम करना है आपको रेस्ट। लगभग लगभग जो एक्यूट केस होते हैं, एक्यूट मतलब तुरंत आज दर्द हुआ और बहुत भयानक दर्द है, बहुत भयावह दर्द है, तो उसमें लगभग लगभग 80-90% पेशेंट मैं केवल रेस्ट से ही सही कर देता हूँ। पेशेंट को बोलते हैं कंप्लीट बेड रेस्ट। कंप्लीट का मतलब कि केवल मोशन करने के लिए, खाना खाने के लिए उठना है, बाकी दिन भर हमको सीधे चिट्ट जो है वैसे लेटना है। बेसिकली क्या होता है, दिन भर जब हम काम करते हैं तो नीचे इस रीढ़ की हड्डी पे, इस गद्दी पे प्रेशर पड़ रहा है। ये प्रेशर पड़ते पड़ते ये नस को दबा रहा है, और जब हम ऐसे लेट जाएंगे सीधे, तो इसका प्रेशर हमने रिलीज कर दिया, ये एकदम रेस्टिंग पोस्चर में आ गया, और प्रेशर कम हुआ। क्योंकि देखिए लगभग लगभग 1 इंच हमारी हाइट कम ज्यादा होती है जब हम सोते हैं। तो हाइट ज्यादा कैसे हो जाती है, बेसिकली ये जो मांसपेशियां हैं ये सब रिलैक्स हो जाती हैं, इंटरवर्टिबल डिस्क अपनी नेचुरल पोजीशन में आ जाती है, और वो हाइट बढ़ा देती है। हाइट बढ़ा देती है मतलब यहाँ पर गैप वापस से आ जाता है, और जब ये गैप यहाँ आ गया, नसों का गैप, हमारा जो स्पेस थी वो प्रॉपर मिल गई, हमको आराम मिल जाता है। तो रेस्ट थोड़े टाइम के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। अगली चीज आती है आइस पैक या हीट पैक। कब कौन सा प्रयोग करना है, ये बहुत इफेक्टिव है। वैसे नेचुरोपैथी वाले ये ज्यादा बेहतर डिसाइड कर पाते हैं, लेकिन एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताऊं, कि अगर तुरंत वाला दर्द है, कि वैसे कोई समस्या नहीं थी, अचानक से पीछे कमर में बहुत दर्द हो गया, और हम देख रहे हैं वो हिस्सा गर्म पड़ा हुआ है, हमने छू करके देखा अपने हाथों से, वो हिस्सा गर्म है, तो वहां पे आइस पैक इमीडिएटली इफेक्टिव होता है। आप कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, एकदम डॉक्टर नहीं मिल सकता, आपने देखा कि कमर का हिस्सा गर्म पड़ा हुआ है, या तुरंत से आपके कमर में दर्द हो रहा है, तो बर्फ लेके केवल कमर के हिस्से में आप अप्लाई करें तो इफेक्टिव हो सकता है। और अगर क्रोनिक केस है, बूढ़े लोग हैं, काफी सालों से समस्या है, सही नहीं हो रही है, और आप गए तो फिर अचानक से दर्द बढ़ जाए, तो ऐसे क्रोनिक केस में हीट थेरेपी, हीटिंग पैड आते हैं बहुत सारे,
आप उसका प्रयोग कर सकते हैं कमर की सिकाई के लिए। कुछ ना हो तो तवे पे या प्रेस पे कपड़ा गर्म करके आप उधर की सिकाई कर लीजिए, ये आपके लिए काफी इफेक्टिव हो जाएगा। थोड़ा जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप प्रेजेंटेशन में भी देख सकते हैं स्लाइड में कि ये कैसे स्ट्रेच कर रहे हैं वो अपने कमर को। नहीं तो सीधे लेट जाइए, उसके बाद में अपने घुटने को मोड़ के पेट से लगाइए और पकड़ के खींचिए, तो उससे यहाँ की मसल जो है वो थोड़ी सी खींचती है, वो काफी इफेक्टिव रहता है पेन रिलीविंग में। नहीं तो सिंपल स्ट्रेचिंग क्या, सीधे लेट गए, किसी दूसरे से बोला कि मेरे पैर को पकड़ के ऊपर ले जाओ और फिर एड़ी को नीचे दबाओ हल्के हल्के करके, तो पूरी की पूरी मांसपेशी को खींचती है। बहुत हल्के हल्के करके करना है। तो और उसके अलावा सीधे लेट जाएंगे, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, हाथ को फैला लेंगे, फिर एक तरफ गर्दन एक तरफ और जो हमारे दोनों घुटने हैं उसको दूसरी तरफ ले जाके हम पूरे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। तो इस प्रकार के योगासन काफी इफेक्टिव रहते हैं। मसाज हेल्प करता है, कई बार हेल्प करता है। अगर मसल में टाइटनेस है, कमर दर्द जो मांसपेशी में अकड़न की वजह से हुआ है उसमें इफेक्टिव होता है। और कई बार जब मसल वेस्टिंग होने लगती है, अर्थराइटिस होने लगता है, तो कई प्रकार के ऐसे ऑयल्स होते हैं जैसे महानारायण तेल हो गया, धनवंतरम तेल हो गया, उसकी मालिश आपको काफी आराम देगी। अगर दर्द बहुत ज्यादा है तो इप्सम सॉल्ट आता है, बहुत इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, वो अपने पास रखिए। तो उसको सिंपल वार्म बाथ में डाल करके, पानी में डाल के टॉवल को भिगो के उससे सिकाई कर सकते हैं। या फिर जैसे डॉक्टर रीति ने आपको नेचुरोपैथी में हिप बात बताया था, उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज तो पोस्चर हो जाती है। अगर आपको पोस्चर सही नहीं है तो आपको आराम मिल ही नहीं सकता। तो बैठते वक्त, खड़े होते वक्त, कोई वजन उठाते वक्त हमको पोस्चर का बहुत ध्यान रखना है। जैसे आप देखते होंगे जिम में जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं वो एक बेल्ट का प्रयोग करते हैं। और वेट लिफ्टिंग का एक प्रॉपर टेक्निक होता है कि आपको किस तरीके से वजन उठाना है कि आपके कमर पे लोड ना आए। अगर थोड़ा सा भी वो पोस्चर इम्प्रॉपर हो जाए, पोस्चर इनकरेक्ट हो जाए, तो वो आपके लिए बहुत दिक्कत वाला हो सकता है। और जनरली जितने पॉस्चरल जो कमर के दर्द हैं वो पोस्चर करेक्शन से ही सुधरेंगे और कोई इलाज नहीं है इसका। योगा का आप प्रयोग कर सकते हैं। योगा का अगर आप लोग कहेंगे तो एक सत्र केवल इसी पर रखवाया जाएगा कि कमर दर्द को योगा से कैसे सही करें। डॉक्टर रीति से मैं बोलूंगा, वो इसकी विशेषज्ञ है, इस पर रखें। स्लीप ऑन अ सपोर्टिव मैट्रेस बहुत जरूरी है। जनरली हम लोगों के पास अगर मरीज आता है तो हम बोलते हैं कि हार्ड वाले गद्दे लो। मैंने अपने एग्जामिनेशन टेबल में इतना हार्ड गद्दा रखा है कि मरीज को दिखाता हूँ दबा के कि आप चेक करो, इतना हार्ड होना चाहिए आपका गद्दा। एक्चुअली होता क्या है, दिन भर जब हम काम कर रहे हैं तो इस रीढ़ की हड्डी पे लोड पड़ेगा। रात को जब हम सोने गए, हम सीधे लेटे और गद्दा हमारा इतना सॉफ्ट है, जैसे होटलों में कई बार आप देखते होंगे स्प्रिंग वाले गद्दे, कि आप जहां लेटे वो हिस्सा अंदर दब गया। आपको कंफर्टेबल लगता है, बड़ा अच्छा लगता है कि देखो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है। पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो रीढ़ की हड्डी में जहां हम लेट रहे हैं वो हिस्सा अंदर दब रहा है और मांसपेशी पे जोर पड़ रहा है। तो मांसपेशी रात भर जोर में रही तो सुबह सुबह आप उठोगे तो दर्द होना ही होना है। और मैं तो कहूंगा अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर हो गई, 50 से ऊपर हो गई है, आप होटलों में जाते होंगे और एक रात भी अगर सो लेते होंगे तो शायद सुबह सुबह आपका दर्द बढ़ जाता। तो रेस्ट करना बहुत जरूरी है। और रेस्ट किस मैट्रेस पे करना है, कौन से गद्दे पे करना है। नॉर्मली जो ऑर्थो वाले गद्दे करके जो आजकल चल रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट रहते हैं। तो वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव घरेलू उपचार के रूप में साबित हो सकते हैं। एक बॉडी वेट को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है कि आपके कमर पे बहुत ज्यादा लोड ना पड़े, मांसपेशी पे एडिशनल स्ट्रेस ना पड़े। वो अगर आप मेंटेन रखेंगे तो काफी एक्टिव रहेंगे। इस प्रकार के स्ट्रेन आपके स्पाइन पे नहीं आएंगे। रेगुलरली एक्टिव रहना, ये पर्टिकुलरली उनके लिए है जो बहुत लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं। मेरा मूल मंत्र क्या रहता है कि हर 45 मिनट बाद आपको एक ब्रेक लेना है। और ब्रेक में करना कुछ नहीं है कि आप अपने नॉर्मल पोस्चर से उठिए, आप कंप्यूटर के आगे, लैपटॉप के आगे बैठे हुए हैं, आप उससे उठिए और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करिए। पीछे कमर पे हाथ रख के पीछे की तरफ झुकेंगे तो पीछे की स्ट्रेचिंग होती है। कुछ नहीं तो हाथ को ऐसे रख के ऐसे थोड़ा हम ऐसे ऐसे स्ट्रेचिंग करेंगे तो पीछे मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग होती है। आगे को झुकेंगे, उससे मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग होती है। तो इस प्रकार का अगर हम स्ट्रेचिंग एक्टिविटी बीच बीच में करते रहेंगे, मॉर्निंग वॉक करते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, योगा करते रहेंगे, तो आपको ये सारी चीजें नहीं होंगी।
योगा की कुछ एक्सरसाइजेस जो कमर दर्द के लिए स्पेशली इफेक्टिव होती है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक बर्ड डॉग पोज होता है, एक थोड़े से एक्सटेंशन स्ट्रेच होता है, इसमें एक पिलो का यूज करके आप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तो हमारा भुजंग आसन जो कि बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज है वो रहता है। फिर एक कैट काउ स्ट्रेच रहता है कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे चौथे नंबर पे कि हम घुटनों के बल बैठ जाएं, हाथ को नीचे रखें और रीढ़ की हड्डी को पहले नीचे दबाया फिर ऊपर उठाया, फिर नीचे दबाया फिर ऊपर उठाया। स्टैंडिंग स्ट्रेच जो मैंने आपको बताया कि एकदम सीधे खड़े होके घुटने एकदम सीधे रख के पैर सीधे रख के हम आगे की तरफ झुके पैर को छूने का प्रयास करें। जो हस्तपादासन भी बोलते हैं, सूर्य नमस्कार का ये पार्ट होता है। फिर नी टू चेस्ट स्ट्रेच जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप सीधे लेट करके घुटने को पेट से लगा के फिर हाथ से उसको दबाने का प्रयास करेंगे। तो ये काफी इफेक्टिव हमारे एक्सरसाइजेस हैं योगा के, जिसमें भुजंग आसन, शलभ आसन ये तो काफी ज्यादा इफेक्टिव रहते ही हैं। स्विमिंग अपने आप में एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हर मसल की एक्सरसाइज हो जाती है। तो अगर आप रेगुलर स्विमिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एक्टिव हैं, आपको इस प्रकार की समस्या होने के चांसेस कम हैं। सत्र ऑलरेडी हमारा काफी लंबा चल चुका है, 7:50 हो चुके हैं। नाउ द सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन। कुछ भी अगर आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे अगले 5 मिनट में थोड़ी देर में पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरा फोन नंबर 9632324141 व्हाट्सएप पे भी उपलब्ध है। आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मेल करना चाहें तो ranchbareli@gmail.com पे, और अगर मिलना चाहें फिजिकली अपने किसी तकलीफ के लिए तो इंदिरा नगर बरेली में हमारा रामेश्वरम आयुर्वेद एंड नेचर केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। आप कभी भी आके मेरे से मिल सकते हैं। तो कोई भी प्रश्न हो, अच्छे खासे पार्टिसिपेंट लगातार इसमें मेंटेन रहे। सुबह सुबह का सत्र था तब भी लोगों में जोश की कमी नहीं थी। तो अगर आपके अंदर कुछ भी प्रश्न हो, कोशिश करिए कमर दर्द से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने अच्छे से आपने, वास्तव में आप एक गोल्ड मेडलिस्ट है, और दूसरा जो आपका जो टीचिंग का जो स्टाइल है वो काबिल तारीफ है। आपने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को कमर दर्द के बारे में बताया है। तो यदि किसी का, मेरे ख्याल से तो अधिकतर लोगों के सारे क्वेश्चन तो वैसे ही रिजॉल्व हो गए होंगे, फिर भी यदि किसी का कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप संक्षिप्त में, थोड़ा सा समय हमारा कुछ ज़्यादा हो चुका है इसलिए आप बताएं। और सर आप ये स्क्रीन को हटा देंगे तो थोड़ा कर्नल साहब कुछ कह रहे हैं। कर्नल साहब कहिए, कर्नल साहब कहिए। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। कर्नल साहब आप कुछ कह रहे हैं? माइक माइक खोल सर मैं लीजिए। हाँ हाँ आप बताएं। हाँ सर मैं एप्सम सॉल्ट के लिए पूछ रही थी डॉक्टर साहब से कि गरम हल्के गुनगुने पानी से सेक करना है या वैसे करना है। ये एप्सम सॉल्ट है। कौन क्वेश्चन, रेखा जी क्वेश्चन पूछ रही है क्या? मैं पूछ रही हूँ सर बीना। बीना जी पूछ अच्छा, लीजिए। बिना नहीं जी। हाँ जी सर। सर ये एक और एप्सम सॉल्ट क्वेश्चन। कैसे लेना है इसको, मतलब कि जो सिकाई करनी है हम्म। हल्के गुनगुने आपको पानी में। किस प्रकार क्या समस्या है? सर जो हिप में है ना, हिप वाले एरिया में हस्बैंड के, हम्म। सर वो जब वो किसी चीज के ऊपर बैठते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे मैं पत्थर के ऊपर बैठा हूँ। अच्छा। हाँ जी, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, काफी टाइम से है ये। और पैरों में झंझनाहट तो रहती रहती, सुनपन तो नहीं है लेकिन झंझनाहट रहती उनकी कोई जांच हुई है क्या? है। जी बहुत जांच करवाई, पहले तो बोला साइटिका का पेन है, साइटिका वाला से हो गया, लेकिन ये अभी भी है प्रॉब्लम। ये वाली जो हिप की प्रॉब्लम है वो नहीं जा रही है किसी भी तरीके से। अच्छा,
हाँ, देखिए ऐसा जो केस है उसमें पहले जांच होना जरूरी होता है, एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस पे आना जरूरी होता है कि ऐसे कोई भी कंप्लेन हो रही है तो क्यों हो रही है। जनरली इसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट रहता ही है, और ऐसे केसेस में हमको ऑल्टरनेट ठंडा गर्म ये चीज इफेक्टिव रहती है कि एक और ठंडा, जिसमें हम पट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे नेचुरोपैथी में डॉक्टर रीति ने बताया कि एक और ठंडी पट्टी रखें फिर एक गर्म पट्टी रखें, वो इसमें काफी इफेक्टिव रहता है। सर मैं ये सोच रही थी कि जैसे आपने बताया कि रीढ़ की हड्डी में जो गठिया हो जाता है, कहीं इसकी वजह ये तो ऐसा तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये बीमारी काफी टाइम है, 5-6 साल तो हो चुके हैं इसको होते हुए, लेकिन ये जो हिप का प्रॉब्लम है ये अब 2-1 साल से हो रहा है कि बिल्कुल मतलब कि ऐसा लगता है, कहते हैं कि मुझे जैसे मैं पत्थर के ऊपर बैठ रहा हूँ, तब चाहे गद्दे के ऊपर बैठे हैं चाहे कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, और एक चलने में देखिए ऐसे केसेस में ये चीज ज्यादा जरूरी होती है, ये जानना कि ये क्यों हो रहा है, कि अर्थराइटिस की वजह से। उनकी एज कितनी है? 73 सर। 73। क्योंकि एज इस इतनी है तो इसमें चांसेस है कि डिजेनरेटिव डिसऑर्डर भी हो सकता है, अर्थराइटिस भी हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। तो रिपोर्ट्स देखने के बाद में कि क्या स्थिति है उसके अकॉर्डिंग हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। और कोई? कर्नल साहब आप कुछ बोल रहे थे, आपकी आवाज सुन रहे हैं कर्नल साहब? हाँ कहिए। क्या? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके डॉक्टर साहब और मैडम, बहुत अच्छी तरह से आपने कवर किया। दो चीजें चाहिए। पहले तो ये बताइए कि अगर आपके हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन भी होता है क्या फॉर द ट्रीटमेंट, और हाँ सर, अगर अभी होता है हम तो लोगों ये ने क्या ECHS वगैरह से कनेक्टेड है? वन। सेकेंडली, जैसा कि हाँ, जैसा कि पहले आग्रह किया था कि कभी डॉक्टर साहिबा जो है ये पूरी एक्सरसाइज नेचुरोपैथी है, और स्पेशली क्योंकि मैं खुद सियाटिका से सफर कर रहा था, और अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ एक्सरसाइज के माध्यम से ट्रीट करने की, एंड आई से दैट आई एम सक्सीडेड in about 70 to 80%. I have recovered and I'm still continuing. So हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहिबा किसी दिन ये रियली एक्सरसाइजेस प्रॉपर बता दे तो हम भी सीख जाएंगे, तो उसी को करेंगे, जल्दी रिकवर होगा। श्योर सर। सर आपका जो पहला प्रश्न था कि हमारे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी है कि नहीं, हमारा बेसिकली हाँ, एक 20 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें हम सभी प्रकार का पंचकर्म, नेचुरोपैथी ओके ट्रीटमेंट और इंडोर फैसिलिटी के साथ प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हमारे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करने का मतलब क्या रहता है, जैसे नॉर्मली अगर लोगों के माइंडसेट रहता है कि हॉस्पिटल में गए तो भर्ती हो जाएंगे, लेटना पड़ेगा, ड्रिप चढ़नी पड़ेगी, ऐसा को हमारे कोई ड्रिप वगैरह नहीं चढ़ती है। हमारे यहाँ क्या होता है बेसिकली कि एक मॉर्निंग में एक योगा सेशन जैसे आप लोग सब लोग लेते हैं, तो ऐसे योगा सेशन से शुरुआत होगी। मॉर्निंग में कुछ ट्रीटमेंट होंगे जिसमें बस्ती चिकित्सा, निरूप बस्ती वो दी जाएगी। फिर डाइट कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मरीज आते हैं उनके लिए एक डाइट फैक्टर एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें पर्टिकुलर जो इस पेशेंट के लिए जैसी डाइट चाहिए उसको वैसी ही डाइट दी जाएगी। फिर वो मॉर्निंग थेरेपीज, इवनिंग थेरेपीज, फिर कैसे बीच में फिजियोथेरेपी का यूज करना है, कैसे उसको रिलैक्स करवाना है, और एक तरीके से ट्रेनिंग देना। लगभग 7 से 10 दिन में हम ये काम करते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है इसमें ये जरूरी नहीं कि आप 5 दिन या 10 दिन में सही हो जाएंगे, ये थोड़ी सी लंबी चलती है ये बीमारी। तो एक हम ट्रेनिंग देंगे कि आपका 70 to 80% जैसे आपको भी आराम मिल गया, इस प्रकार से आराम लगभग लगभग आपको विद इन 10 डेज हो जाए। आगे की लाइफ कैसे जीनी है विद प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा एंड लाइफस्टाइल, उसका हम यहाँ पे ट्रेन कर सके तो आप आगे फॉलो करें। आपने अगली चीज पूछी थी कि एम्पेनलमेंट है एक्स आर्मी पर्सन के लिए या इस प्रकार के जो और गवर्नमेंट स्कीम्स रहती हैं। वी आर स्टिल अंडर पाइपलाइन, एक NABH एक्रेडिटेशन चाहिए होता है जिसके लिए हम लोगों ने अप्लाई किया है। हमारे हॉस्पिटल को NABH मिलते ही वी कैन अप्लाई फॉर एम्पेनलमेंट। सो विद इन 5 to 6 month
ये हमारे चालू हो जाएगा। तो कोई भी आपकी तरह, जैसे आप पहले कर्नल रहे हैं, आर्मी के पर्सन है, वो किसी भी रैंक पे रहे हो, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं या प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं गवर्नमेंट को, या स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे यूपी में पंडित दीनदयाल योजना चलती है, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। बस ये प्रॉब्लम जेन्युइन होनी चाहिए कि आपका उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास कोई भी मेडिक्लेम हो किसी भी कंपनी का, चाहे वो स्टार का हो, एचडीएफसी का हो या मैक्स हो, किसी भी कंपनी का मेडिक्लेम हो, अप्रैल 1 अप्रैल 2024 की गाइडलाइंस के अनुसार कंपलसरी है कि आपके मेडिक्लेम में आयुष कवर मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि आपने अगर 5 लाख का क्लेम लिया या 10 लाख का क्लेम लिया, तो एट पार अब ये आपके खुद की इच्छा है कि आप किस प्रकार की चिकित्सा के लिए जाना चाहते हैं। आप अगर सर्जरी के लिए जाना चाहते हैं तो अगर सर्जरी का पैसा मिलेगा, तो अगर आप आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से इसमें इलाज करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको पूर्ण तरीके से इसका लाभ मिलेगा। बात वही आती है कि केस जेन्युइन होना चाहिए, सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कि हम एमआरआई रिपोर्ट लेंगे या एक्सरे देखेंगे जिसमें इस प्रकार की अगर तकलीफ मिल रही है तो उसका इलाज आप पूरी तरीके से करवा सकते हैं। आपका एक बार आप मेरे को एमआरआई रिपोर्ट शेयर कर दीजिएगा। आप जैसे बता रहे हैं कि आपको 70 से 80% तक लाभ मिल गया है, तो उसमें कैसे हम उसको और ऐड ऑन कर सकते हैं और कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एज भी ठीक ठाक है, तो वहां पे हम कोशिश करेंगे कि गलती से भी सर्जरी पे ना जाना पड़े। सर्जरी ऑलरेडी हमारा टारगेट ये रहता है, हम लगभग 1,500 मरीजों को सर्जरी से बचा चुके हैं। तो ओल्ड एज में क्योंकि थोड़ा रिस्की भी हो जाता है, कोशिश ये रहेगी कि सर्जरी वाले पाथ पे ना जाना पड़े, तो आप कैसे इसको मेंटेन कर सके। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी यंग एज की तरह, जैसे उस टाइम पहले आप दौड़ते होंगे तो बहुत तेज दौड़ने लगे, लेकिन एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज को मेंटेन कर सके। क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि योग क्या होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि अगर आगे के सत्र में कभी एक केवल सत्र योगहीन लो बैक एक कमर दर्द में क्या योग करना है इस पे हम करवा सकते हैं। उसमें भी क्योंकि आप लोग सब योगा वाले लोग हैं, तो हम सामने सामने आपको करवाएं, ऑनलाइन में वीडियो पे दिखाएं कि कौन सा योग करना है, कैसे करना है, उसको सिखाने के लिए हम एक अलग से सत्र रख सकते हैं। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए एक अलग से सत्र रख सकते हैं। हाँ रेखा जी, आप कुछ पूछना हाँ चाहेंगे? हाँ डॉक्टर, हमारे हस्बैंड को बहुत यंग एज से जो है कमर में दर्द है, तो उसके लिए ये फायदेमंद होगा ना, ये पंचकर्म? मैडम देखिए, जैसे मैंने आपको पिछले 1 घंटे में कोशिश करी बताने की कि बहुत सारे कारण होते हैं हमारे कमर हाँ, दर्द। यस। और अगर बहुत यंग एज से है तो या तो ये हो सकता है कि वो कोई ना कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट आया हो, कोई चोट लगी हाँ, हो, स्लिप डिस्क हुई हो, या हम्म डिस्क में कोई और दूसरी समस्या हुई हो, बस। हम्म और कोई समस्या जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इस प्रकार की अगर हाँ समस्या होगी तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। हाँ ओवरऑल हाँ देखिए, हमारे पास इलाज 2 ही होते हैं। हम्म एक ये तो है आप कि हमको पता है कि अगर नस दब रही है तो नस हाँ को ओपन करने के लिए या तो हम थेरेपी से, योगा से इससे मेंटेन करें, हाँ या फिर इसका ऑपरेशन करें। तो अगर अच्छा आप अच्छा। ऑपरेशन पे नहीं जाना चाहते, तो और अगर केस ऐसा है कि ऑपरेशन बचाया जा सकता है, तो हम हम्म पंचकर्म से, योगा से इसको मेंटेन कर सकते हैं। पेशेंट टू पेशेंट ट्रीटमेंट वेरी करता है, पेशेंट के इंटेंसिटी पे, कॉज ऑफ ट्रीट डिसीज पर, कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, सभी ट्रीटमेंट वेरी करेगा। लेकिन ये जो बीमारी है इसकी कुछ चीज आपको पता है, जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया कि 2 से 5% मरीज ही ऐसे होते हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशन पर हो जाते हैं। बाकी लगभग लगभग 95% मरीज को हम कंट्रोल कर देते हैं। 2 चीज होती है, एक होता है बीमारी का सही होना, एक चीज होती है बीमारी का कंट्रोल होना। अगर 20-25 साल का मरीज है, उसको डिस्क बल्ज हुआ है, तो उसको हम सही कर देते हैं। सही का मतलब ये है कि वो टोटली नॉर्मल हो जाएगा, कोई मेडिसिन नहीं चलेगी, कोई थेरेपी नहीं चलेगी, और वो उसको कभी याद भी नहीं रहेगा कि उसको जीवन में ऐसा कभी हुआ था। लेकिन अगर डिस्क हर्निएशन का केस है, डिस्क एक्सट्रूजन का केस है, डिस्क प्रोट्रूजन का केस है, अल्सराइटिस का केस है, तो रियल फैक्ट ये है वो केसेस कंप्लीटली क्योर नहीं होते पर कंट्रोल होते हैं। कंट्रोल मतलब होती ऐसी है। कंडीशन आ जाती है कि दवाइयां आपकी बंद हो जाए, थेरेपी बंद हो जाए, लेकिन प्रिकॉशन लाइफ लॉन्ग आपको लेना ही पड़ेगा और सही ध्यान सही। देना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति दोबारा मेंटेन ना हो। हाँ, सही है, रिलीफ मिले तो भी बस है। आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट देते हो?
मैडम ऑनलाइन तो ट्रीटमेंट केवल मेडिसिन का चल सकता है, थेरेपी तो ऑनलाइन नहीं दे सकता। तो अच्छा एक अच्छा बार वैसे तब भी मैं प्रेफर ये करता हूँ, मैं क्योंकि मेरी ट्रेनिंग साउथ इंडिया में ज्यादा हुई है, हम प्रेफर करते हैं एक हाँ बार हाथ से मरीज को देखें। जब तक वो हाँ हाँ हाथ लगा के हाँ स्पाइन पे हम वो कॉज को नहीं देख पाते, हाँ हाँ तो हाँ एक बार एटलीस्ट फिजिकल कंसल्टेशन हो। उसके बस बाद में अगर इधर मेडिसिन चाहिए तो हाँ मेडिसिन ऑनलाइन हो सकती है। मेडिसिन, हाँ इधर हैदराबाद में आपका सेंटर है? नहीं, हैदराबाद में मेरा सेंटर नहीं, लेकिन आप हैदराबाद में हैं, तो हैदराबाद में तो बहुत सारे गवर्नमेंट सेंटर्स और प्राइवेट सेंटर्स भी हैं हाँ, जो हाँ, ऑथेंटिक पर आयुर्वेद पंचकर्म ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते पर हैं। वो नहीं, आपके पास रहने का भी इंतजाम है जी ना? जी रेखा हाँ, जी, अब हाँ, समय हो गया है तो अच्छा अच्छा, हम ओके इसको ओके, समाप्त करते हैं। थैंक मैं यू, देवेंद्र जी ओके। को भी देख रहा हूँ, देवेंद्र जी के कारण से बरेली के जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो काफी जुड़े, तो देवेंद्र जी का भी धन्यवाद। उनके सुपुत्र भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं अपने आप में। मैं अब सरोज जी से कहूंगा कि धन्यवाद दें और उसके बाद दीपशिखा जी जो है वो शांति पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिमेष जी और प्रीति जी, आप दोनों लोगों ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, बहुत उपयोगी। बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद और धन्यवाद। जी ओम सभी को। आज का सत्र बहुत अच्छा रहा। आप दोनों डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी जानकारी दी और विस्तृत जानकारी दी, जिससे कि हम सभी साधकों को बहुत लाभ रहा इस विषय पे जानकारी मिलने से। और ये समस्या जैसे कहा कि एक बार तो जीवन में हर एक को आती ही है, काफी लोगों को है भी हमारे ग्रुप में, और काफी लोगों को इससे लाभ भी मिलेगा और उससे बच सकेंगे, कैसे इसे हम कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत सारे क्वेश्चंस मन में थे कि पूछे जाएंगे आपके आने पर, लेकिन आपके सत्र लेने के बाद को अपने आप ही हमके आंसर मिल गए। तो बहुत ही अच्छा कामयाब सत्र रहा आपका। और मैं चाहूंगी डॉक्टर रितिका जी से कि अगली बार कोई ना कोई समय दे, कोई भी संडे जिनको भी सूट करे तो हमारी क्लास में आए और हम लोगों को उसका लाभ मिलेगा। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम और दीपशिका जी से रिक्वेस्ट है कि वो शांति पाठ कराएं। दीपशिका जी। जी, बैठेंगे सभी, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हैं। ज्ञान ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद शांति पाठ। गहरी लंबी सांस। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति प्रापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि। ओम।